जो अपने सभी शिष्यों की ताकत बढ़ाने में सक्षम है। वे यश को इसे खाने की इजाजत कैसे दे सकते थे? बेशक अगर यश ड्रैगन स्केल हेवनली ट्री की ओरिजिन पावर खाकर अपने ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन को विकसित होने दे सकता है, तो डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड इस मामले पर विचार कर सकता है। आखिरकार डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट पहले ड्रैगन स्केल हेवनली ट्री के बिना भी अच्छी तरह से डेवलप हुआ था। अगर एक ड्रैगन स्केल हेवनली ट्री की कुर्बानी देने से यश, जो डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का टॉप जीनियस है, अपनी ताकत अनगिनत गुना बढ़ा सकता है, तो यह सच में इसके लायक होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर यश ड्रैगन स्केल हेवनली ट्री की सारी ओरिजिन पावर खा भी ले, तो भी उसके गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन के गोल्डन सेक्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन में बदलने का चांस सिर्फ 30% होगा। इसलिए यह मामला बिल्कुल नामुमकिन है। दिन बीतते गए और अनजाने में 3 दिन बीत गए। कमरे में यश एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले बैठा था। उसकी स्किन पर कभी न खत्म होने वाली सुनहरी रोशनी फैल रही थी और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे घेरे जमा हो रहे थे। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे हल्के से एक ताकतवर और रौबदार गोल्डन ड्रैगन की परछाई सुनहरे घेरों के अंदर खुशी से तैरती हुई दिखाई दे सकती थी, जैसे 9 स्वर्गों में उड़ रही हो। क्रैक! अचानक यश के शरीर के अंदर से एक क्रैकिंग की आवाज आई। अंदर देखने पर कोई भी देख सकता था कि यश के डेंटियन में लिपटा बड़ा सुनहरा कोकून जोर से वाइब्रेट करने लगा था। वाइब्रेशन के साथ उसकी सतह पर तेजी से दरारें फैल गईं। रिप! अचानक सुनहरे कोकून की एक दरार से एक सुनहरा ड्रैगन का पंजा निकला, जिसने दरार के किनारों को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वह और चौड़ी हो गई। दहाड़! जब दरार इतनी चौड़ी हो गई कि उसने पूरे सुनहरे कोकून को लगभग आधा फाड़ दिया, तो एक लंबी ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और फिर अंदर से एक जिंदा सा छोटा सुनहरा ड्रैगन निकला। यह छोटा सुनहरा ड्रैगन ठीक पहले वाले सुनहरे ड्रैगन की परछाई जैसा था, लेकिन अपनी पिछली हालत की तुलना में यह छोटा सुनहरा ड्रैगन ज्यादा असली था और उसके ड्रैगन शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ज्यादा चमकदार और घनी थी, जैसे यश के शरीर के अंदर सच में एक ड्रैगन रहता हो। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही गोल्डन सेक्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन में बदला है, बाकी 2/3 अभी भी गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन हैं, लेकिन उनकी पावर बहुत बढ़ गई है। यश ने एक पल के लिए छोटे गोल्डन ड्रैगन को ध्यान से देखा, फिर चेहरे पर थोड़ी निराशा के साथ आह भरते हुए एक नतीजे पर पहुंचा। हालांकि यश साफ समझ गया था कि सिर्फ एक ड्रैगन ब्लड फ्रूट और ड्रैगन स्केल हेवनली ट्री की ओरिजिन पावर के एक छोटे से हिस्से के साथ गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन का गोल्डन सेक्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन में बदलना नामुमकिन था, फिर भी मामला पूरी तरह से सुलझने से पहले वह उम्मीद की एक किरण पकड़े रहा। लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आई, जिसने उसकी सारी कल्पनाओं और उम्मीदों को तोड़ दिया, तो यश को जाहिर तौर पर बहुत निराशा हुई। बेशक यह निराशा सिर्फ ऊपरी थी, असल में यश का दिल काफी खुश था। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन पहले ही न्यू क्रिएशन डिवाइन बॉडी में शामिल हो चुकी है और उसका हिस्सा बन गई है। हालांकि गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन सफलतापूर्वक इवॉल्व नहीं हुई, लेकिन इसे बहुत बेहतर बनाया गया है और यह पहले से कम कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन जितनी मजबूत होगी, यश की न्यू क्रिएशन डिवाइन बॉडी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। ब्लड लाइन एनहांसमेंट यहीं खत्म होता है। इसके बाद मेरे साधना क्षेत्र को बढ़ाने का समय है। क्योंकि इवोल्यूशन सफल नहीं हुआ, यश ने अपनी किस्मत मान ली और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने की तैयारी करने लगा। वूश! एक विचार के साथ यश के डेंटियन में छोटे गोल्डन ड्रैगन ने धीमी दहाड़ लगाई, फिर उसका शरीर अचानक फट गया
और सुनहरे पीले ब्लड लाइन के एक समूह में बदल गया, जिसमें तेज ड्रैगन माइट भरी हुई थी, जो फिर उसके अंगों और हड्डियों में मिल गई। तुरंत यश के पूरे शरीर में शक्ति का एक अनोखा एहसास फैल गया। यश खुशी से हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपना ध्यान अपने डेंटियन में दूसरी चीज पर लगाया। वह रोशनी का एक गहरा गोला था जो डिवोरिंग पावर के आपस में जुड़ने और जमने से बना था। रोशनी के उस गहरे गोले के अंदर एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी सील थी। यह ताकतवर एनर्जी यश को तब मिली थी जब उसने डेमन किंग को मारकर उसका डिवोरिंग कर दिया था। अभी यश इस ताकतवर एनर्जी का इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन को मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर या मार्शल किंग लेवल 3 तक ले जाने के लिए करने वाला था। डिवोरिंग। एक गहरी सांस लेते हुए यश की आंखों में चमक आ गई। एक पल में उसने अपनी हालत को पीक पर पहुंचाया, फिर धीरे से चिल्लाया। रोशनी का वह गहरा गोला तुरंत फट गया और उसके अंदर सील की हुई ताकतवर एनर्जी ऐसे बह निकली जैसे बाढ़ अपना बांध तोड़ रही हो। एक पल में यश को अपने शरीर के अंदर एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उसका पूरा वजूद फटकर टुकड़े टुकड़े होने वाला हो। खुशकिस्मती से यश ने अभी अभी अपनी गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन को बढ़ाया था, जिससे उसकी बॉडी और मजबूत हो गई थी, नहीं तो वह इससे घायल हो सकता था। यह सिर्फ यश के लिए ही मुमकिन था, जो अपनी ताकतवर बॉडी पर भरोसा करके बिना रोकटोक के काम करता था। अगर वह कोई रेगुलर मार्शल किंग रियल विशेषज्ञ होता तो मार्शल किंग लेवल 3 या मार्शल किंग लेवल 4 भी मार्शल किंग पीक विशेषज्ञ की पूरी एनर्जी अपने शरीर में डालने से फट जाता और तुरंत मर जाता। भक्षण करने वाला नियम, मेरे लिए भक्षण करो। यश ने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया, अपनी साधना पर पूरा ध्यान दिया और पूरी तरह से उसमें डूब गया। तेज काली रोशनी की लहरें यश के अंगों और हड्डियों से होकर बहने लगीं, लगातार उस बहुत बड़ी एनर्जी को खा रही थीं, उसे बेहतर बना रही थीं और यश के साधना दायरे को ऊपर उठाने के लिए उसे पोषण में बदल रही थीं। भक्षण करने वाली शक्ति अब भक्षण करने वाले रहस्य नहीं थी, वह भक्षण करने वाला नियम था। इसका भक्षण करने वाला असर भक्षण करने वाले रहस्यों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत था। यश के अंदाजे के मुताबिक यह कम से कम 10 गुना बढ़ गया था। उस भयानक बढ़ोतरी के तहत यश के शरीर के अंदर की बहुत ज्यादा एनर्जी लगातार कम होती गई और उसी हिसाब से उसकी साधना भी लगातार बढ़ती गई और उस बढ़ोतरी की रफ्तार काफी हैरान करने वाली थी। यश के अंदर से अचानक एक दायरे के बैरियर के टूटने की आवाज आई। शरीर उस बहुत ज्यादा एनर्जी की मदद से यश का मार्शल किंग फर्स्ट ऑर्डर से मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर तक साधना ब्रेक थ्रू खाना पीना जितना आसान था, किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा और यह आसानी से और नेचुरली सफल हुआ। हालांकि यश मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर तक पहुंचने से साफ तौर पर बहुत खुश नहीं था। उसके शरीर के अंदर एनर्जी अभी भी बहुत ज्यादा थी, जो सिर्फ 10वें हिस्से तक कम हुई थी। इसलिए उसने अपने साधना क्षेत्र को और ऊपर उठाने के लिए इस बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना जारी रखा। मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर अर्ली स्टेज पीक, मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर मिडिल स्टेज, मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर लेट स्टेज, मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर पीक। जब यश का साधना मार्शल किंग सेकंड ऑर्डर पीक तक बढ़ गया तो क्षेत्र बैरियर फिर से दिखाई दिया, जिससे वह मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर पर हमला नहीं कर सका। एक मामूली क्षेत्र बैरियर मुझे रोक सकता है, मेरे लिए तोड़ो। उस क्षेत्र बैरियर के होने का एहसास होने पर यश के पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए, जिससे एक नफरत भरा आर्क बन गया। फिर उसकी आंखें अचानक खुलीं और एक डरावनी दिव्य रोशनी फूट पड़ी जो उसके सामने वॉइड क्षेत्र को भेदती हुई निकल गई। बूम! इसके बाद यश के शरीर के अंदर की एनर्जी एक जलते हुए गैसोलीन बैरल की तरह तुरंत फट गई और उबलने लगी,
फिर ऐसा लगा जैसे वह एक दिव्य भाले में बदल गई हो जो मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर क्षेत्र बैरियर की ओर तेजी से बढ़ रहा हो। डोंग, क्रैक क्रैक क्रैक, बैंग। यश के शरीर के अंदर से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजी, जिसके साथ एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी उतार चढ़ाव भी हुआ। उसके आसपास की हर चीज उस एनर्जी उतार चढ़ाव से घिरी हुई धूल में बदल गई और वॉइड क्षेत्र भी बिगड़ने लगा। इसके तुरंत बाद यश के शरीर के अंदर से लगातार तीखी चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर क्षेत्र बैरियर ऐसा लग रहा था मजबूत और ब्रेक थ्रू के लिए मुश्किल। यश के जबरदस्त हमले में कागज की तरह नाजुक और कमजोर हो गया था। टक्कर लगते ही वह टुकड़े टुकड़े हो गया। यश कामयाबी से मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर तक पहुंच गया। हालांकि यश ने अपनी साधना को मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके शरीर के अंदर की एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 10वीं बची थी, जो उसे अपने दायरे को और ऊपर उठाने में मदद नहीं कर पा रही थी। फिर भी अपनी साधना को मार्शल किंग फर्स्ट ऑर्डर से मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर तक सीधे पहुंचाने में कामयाब होने के बाद यश काफी खुश था। आखिरकार मैं मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर तक पहुंच गया हूं। ब्रेक थ्रू खत्म होने के बाद यश ने अपने शरीर के अंदर बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल अपनी साधना को स्टेबल करने के लिए किया। लगभग एक दिन बाद उसने आखिरकार अपनी साधना को पूरी तरह से खत्म करने से पहले मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर अर्ली स्टेज पीक पर अपनी साधना दायरे को पूरी तरह से स्टेबल कर लिया। एक मुंह में टर्बिड क्यूई छोड़ने के बाद यश ने अपने अंदर उबलते ओरिजिन क्यूई के उतार चढ़ाव को शांत किया। उसके शरीर पर फिर उसने अपनी अभी की ताकत का अंदाजा लगाया और उसके मुंह के कोने पर एक खुश मुस्कान आ गई। मार्शल किंग फर्स्ट ऑर्डर से मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर तक उसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, कम से कम 10 या दर्जनों गुना ज्यादा। बेशक यह सिर्फ यश का अंदाजा था। उसने ठीक से टेस्ट नहीं किया था कि यह कितनी बढ़ी है, इसलिए वह अभी तक साफ नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि भले ही उसके पास अभी सिर्फ मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर की साधना थी, अलग अलग तरीकों से अगर उसका सामना फिर से डेमन किंग जैसे पीक मार्शल किंग विशेषज्ञ से होता है तो उसे कोई स्कीम या ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। वह सीधे मुकाबला करने और उसे मारने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। सिर्फ मार्शल किंग थर्ड ऑर्डर अर्ली स्टेज पर, फिर भी पीक मार्शल किंग के होने पर उसे मारने के लिए पहले से ही क्वालिफाइड था। कोई सोच सकता है कि यश की ताकत में बढ़ोतरी कितनी डरावनी रही होगी। नॉक नॉक नॉक। जैसे ही यश अपनी बढ़ी हुई ताकत से खुश होकर हैरान हुआ, जोर से अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धमाका। यश ने भौहें चढ़ाई, दरवाजा खोलकर देखने वाला था कि कौन है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, खटखटाने वाला आदमी थोड़ा बेसब्र हो गया और उसने जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया। यह देखकर यश का चेहरा तुरंत उदास हो गया। अगर यह आदमी जो अंदर घुसा था थोड़ा पहले आ जाता तो भले ही इससे उसका साधना ब्रेकथ्रू पूरी तरह खराब न होता, लेकिन कुछ असर जरूर होता। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में किसी और के साधना में रुकावट डालना बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। एक गुस्सैल मार्शल आर्टिस्ट अगर ऐसी किसी चीज का सामना करता तो शायद तुरंत मारने के लिए तैयार हो जाता। यश के मन में मारने का ख्याल नहीं आया, लेकिन उसका चेहरा भी बहुत बुरा था। हालांकि यह देखते ही कि वह आदमी कौन था, यश के चेहरे का उदास चेहरा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक कड़वी मुस्कान आ गई। क्योंकि जो अंदर घुसा था वह कोई और नहीं बल्कि वह छोटी लड़की लतिका थी। अगर यह पहले होता, जब उसे लतिका की पहचान नहीं पता थी, तो यश शायद इस छोटी लड़की को सबक सिखा देता। लेकिन अब यश का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आखिर चाहे कुछ भी हो,
लतिका डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड की प्यारी बेटी थी, वह उसे ऐसे ही कैसे डिसिप्लिन में रख सकता था। यश, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बहुत देर तक तुम्हारा दरवाजा खटखटाया और तुमने उसे नहीं खोला। क्या तुम अपने कमरे में छिपकर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके बारे में कहा न जा सके? लतिका हिम्मत करके अंदर आई, उसकी नजर यश पर पड़ी और वह बोल रही थी, तुम्हें क्या लगता है? लतिका को अंदर आते और अभी भी इतना खुद को सही समझते हुए देखकर यश ने तुरंत गुस्से में जवाब दिया, तो तुम अभी कल्टिवेट कर रहे थे? लतिका बेवकूफ नहीं थी। हवा में बचे हुए ओरिजिन क्यूई के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत अजीब सा एहसास हुआ। वह जानती थी कि मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में किसी के साधना में डिस्टर्ब करना या रुकावट डालना कितना सीरियस है। लतिका ने तुरंत अपना सिर नीचे किया, जैसे कोई बच्चा कुछ गलत कर गया हो, और धीरे से कहा, यश, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम कल्टिवेट कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी जल्दबाजी में अंदर नहीं आता। कोई बात नहीं, यश ने दरियादिली से कहा। खैर, उसका कल्टिवेट पहले ही खत्म हो चुका था और लतिका का अंदर आना बस एक मामूली बात थी, इसलिए उसने इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया। यह सोचकर यश ने पूछा, लतिका, तुम छोटी बच्ची बिना वजह कभी नहीं आती। तुम आज यहाँ जल्दी में आ गई तो जरूर कुछ तो बात होगी, है ना? बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पापा चाहते हैं कि तुम मेन हॉल जाओ। लगता है उन्हें तुमसे कुछ कहना है, लतिका ने जवाब दिया। सेक्ट मास्टर मुझे ढूंढ रहे हैं? यश ने एक भौं उठाई। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड, डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के सेक्ट मास्टर के तौर पर हर दिन अनगिनत कामों में बिजी रहता था। आज अगर उसने खास तौर पर यश के बारे में पूछा तो शायद कुछ जरूरी था। यह सोचकर यश ने तुरंत बिना देर किए कहा, तो मैं अभी सेक्ट मास्टर से मिलने जाता हूँ। यश, 1 मिनट रुको। इससे पहले कि यश आगे बढ़ पाता, उसे लतिका ने रोक दिया। छोटी बच्ची, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? यश ने पूछा। यश, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सीनियर सिस्टर ज्यादा सुंदर है या मैं ज्यादा सुंदर हूँ? यश को रोकने के बाद लतिका ने अपने सुंदर चेहरे पर थोड़ी शर्म के साथ पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? यश ने लतिका की तरफ देखा, थोड़ा हैरान। लतिका ने धीरे से नाक सिकोड़ी और अपने छोटे शैतानी स्वभाव पर वापस आ गई। कमर पर हाथ रखकर उसने घमंड से कहा, इतने सवाल मत पूछो, बस मुझे बताओ, तो पक्का तुम्हारी सीनियर सिस्टर ज्यादा सुंदर है? यश ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तुम ऐसा क्यों कहते हो? डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में हर कोई कहता है कि मेरी सीनियर सिस्टर और मैं बराबर सुंदर हैं। तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो कि मैं अपनी सीनियर सिस्टर जितनी सुंदर नहीं हूँ? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने तुम्हें पहले नाराज किया था, इसलिए तुम मेरी सुंदरता को बदनाम कर रहे हो। यह सुनते ही लतिका का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया, एक गुस्से वाली छोटी चीते की तरह, और उसने गुस्से से कहा, यश, मैं पहले जो हुआ उसकी परवाह भी नहीं कर रही और तुम एक बड़े आदमी अभी भी नाराज हो। कितनी छोटी बात है। क्या बकवास है? यह कहाँ से आया? यश ने यह सुना और तुरंत चुप हो गया, फिर मुस्कुराया और कहा, लतिका, तुम्हारा लुक सच में सीनियर सिस्टर ईशानी जैसा है। वरना डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के वे लोग तुम्हें शानदार बहनें नहीं कहते। लेकिन यश को अपने लुक की तारीफ करते हुए सुनकर लतिका का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। लेकिन जब उसने सुना कि यश की बातों में कुछ और भी था तो उसकी नाजुक भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसने गुस्से में कहा, बताओ, लेकिन क्या? लतिका, कोई औरत सुंदर है या नहीं, यह सिर्फ उसके लुक से तय नहीं होता। तुम्हें उसका फिगर भी देखना होगा।
खुद को देखो, फिर अपनी सीनियर सिस्टर ईशानी के बारे में सोचो और तुम्हें पता चल जाएगा कि फर्क कहाँ है, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर लतिका ने तुरंत अपना सिर नीचे करके अपना फिगर देखा, गहरी सोच में डूबी हुई। सच में उसका सपाट फिगर सच में उसकी सीनियर सिस्टर ईशानी के आकर्षक फिगर के सामने कहीं नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसलिए कि मेरा फिगर सीनियर सिस्टर जितना अच्छा नहीं है, इसलिए इस बड़े बुरे आदमी यश ने सीनियर सिस्टर को चुना, लतिका ने धीरे से कहा। लतिका, तुमने अभी क्या कहा? यश ने लतिका की बड़बड़ाहट सुनी, लेकिन उसे ठीक से समझ नहीं आया, इसलिए उसने तुरंत पूछा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लतिका ने यह सुना और तुरंत असलियत में आ गई। फिर यह सोचकर कि कोई ऑपोजिट जेंडर उसके फिगर पर कमेंट कर रहा है, उसका सुंदर चेहरा तुरंत थोड़ा लाल हो गया। हालांकि लतिका यश के सामने शर्माने में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उसने गुस्सा दिखाया और गुस्से में कहा, यश, तुम बिगड़े हुए हो, एक लड़की के फिगर पर कमेंट कर रहे हो। कितना घिनौना है। क्या बकवास है, तुमने खुद मुझसे पूछा। मैं बिगड़ा हुआ कैसे हो गया? यश चुप हो गया और उसे लगा कि उसके साथ गलत हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहती हूं कि तुम बिगड़े हुए हो, तो तुम बिगड़े हुए हो। लतिका ने गुस्से में नाक सिकोड़ी, फिर कहा, यश, यह लड़की तुमसे कहती है, मेरा फिगर अभी सीनियर सिस्टर जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं छोटी हूं। जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, तो मेरा फिगर पक्का सीनियर सिस्टर से भी बेहतर होगा। तब तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हारा फिगर तुम्हारी बड़ी बहन से बेहतर है, इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे इसका अफसोस क्यों होगा? यश थोड़ा कंफ्यूज था। वह एक लाइन बोलने के बाद लतिका ने यश को इग्नोर किया, मुड़ी और तेजी से भाग गई। मुझे हैरानी है कि इस छोटी लड़की को अब क्या पागलपन हो रहा है। लतिका की पीछे हटती पीठ को देखकर यश ने बिना कुछ कहे और निराश होकर अपने सिर के पीछे हाथ खुजलाने के लिए उठाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहा था और वह कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि लतिका को क्या हो गया है। वह पूरी तरह से हैरान था। इसने सच में यह कहावत साबित कर दी, औरत का दिल समुद्र की तलहटी में सुई की तरह होता है। हालांकि लतिका जवान थी और अभी तक एक सच्ची औरत नहीं बनी थी, लेकिन औरतों का स्वभाव उसमें पहले से ही साफ दिख रहा था। CH 610। क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए यश ने उन पर ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं उठाई। सिर खुजलाते हुए यश को याद आया कि सेक्ट मास्टर ने उसे बुलाया था, यह कहते हुए कि उसे कुछ सिखाना है, इसलिए उसने तुरंत देर न करते हुए कमरे से निकलकर एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते से डिवाइन फर्मामेंट हॉल की ओर चल दिया, जहां सेक्ट मास्टर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड आमतौर पर काम संभालते थे। लगभग कुछ मिनट बाद यश डिवाइन फर्मामेंट हॉल के सामने पहुंच गया। शायद सेक्ट मास्टर ने पहले ही ऑर्डर दे दिए थे। डिवाइन फर्मामेंट हॉल की रखवाली कर रहे कई मार्शल किंग रियल पावर हाउस ने यश के आने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे रोका नहीं, बल्कि उसे सीधे अंदर जाने दिया। डिवाइन फर्मामेंट हॉल के अंदर एक ऊंचे पुराने सिंहासन पर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड, एक स्वर्गीय देवता की तरह सफेद कपड़े पहने हुए, वहां बैठा था। शिष्य यश, सेक्ट मास्टर को नमस्ते। यश ने जल्दी से झुककर सलाम किया। आम शिष्यों को सेक्ट मास्टर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड का स्वागत करने के लिए घुटने टेकने पड़ते थे, लेकिन यश जैसे जीनियस को ऐसा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि यश ने जो काबिलियत दिखाई उससे वह भविष्य में जरूर एक पावर हाउस बन जाता और कोल्लम कॉन्टिनेंट में पावर हाउस का सम्मान किया जाता था। किसी पावर हाउस को खुद को विनम्र बनाने के लिए मजबूर करना अपमान था। यश, साइलेंट डेमन फॉरेस्ट की तुम्हारी यात्रा के बारे में यह सेक्ट पहले से ही जानता है कि तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा था। मैंने तुम्हें आज यहाँ इनाम देने के लिए बुलाया है।
डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की शानदार आवाज गूंजी। इनाम। यह सुनते ही यश के चेहरे पर तुरंत खुशी की चमक आ गई और उसका दिल जोश से भर गया। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड कौन था? डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का इज्जतदार सेक्ट मास्टर। ऐसा अस्तित्व उसे इनाम देने वाला था और उसने उसे खुद इनाम देने के लिए डिवाइन फर्मामेंट हॉल में भी बुलाया था। अपने पैर की उंगलियों से भी वह अंदाजा लगा सकता था कि इनाम में मिलने वाली चीज कोई आम चीज नहीं होगी। हालांकि यश को खुशी हुई, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया, बल्कि विनम्रता से कहा, सेक्ट मास्टर मेरी बहुत तारीफ करते हैं। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के एक शिष्य के तौर पर यश के लिए डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के लिए खुद को मेहनत करना सही है। इसके अलावा साइलेंट डेमन फॉरेस्ट से लौटने के बाद सेक्ट मास्टर ने मुझे पहले ही ड्रैगन ब्लड फ्रूट और ड्रैगन स्केल हेवनली ट्री की ओरिजिन पावर का एक हिस्सा इनाम में दे दिया था, जो मेरे योगदान का मुआवजा था। यह शिष्य अब सेक्ट मास्टर से दूसरा इनाम कैसे ले सकता है? तो आपकी बातों से लगता है कि आप यह इनाम नहीं लेना चाहते। यश की बातें सुनकर दिव्य आकाश बालक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने हाथ हिलाया और कहा, यश, तुमने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के लिए जान जोखिम में डाली, फिर भी तुम्हें खजाने या इनाम का लालच नहीं है। तुम्हारा बिना स्वार्थ के समर्पण सच में इस आदरणीय को बहुत खुश करता है। क्योंकि तुम यह इनाम लेने का इरादा नहीं रखते, तो चलो मान लेते हैं कि इस आदरणीय ने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम वापस आ सकते हो। बेशक तुम्हारा बिना स्वार्थ के समर्पण तारीफ के काबिल है। जल्द ही यह आदरणीय पूरे संप्रदाय को तुम्हारे कामों के बारे में बताएगा, ताकि दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्य तुम्हें एक मिसाल माने और तुम्हारे बिना स्वार्थ के समर्पण से सीखें। अरे कम ऑन! यह सुनकर यश तुरंत हैरान रह गया। स्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कॉमन सेंस के हिसाब से स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए थी कि जब वह इतनी अच्छी बातें कहता तो डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड बहुत खुश होता, फिर उसे इनाम देने की जिद करता और फिर वह बार बार मना करता, और जब वह बिल्कुल मना नहीं कर पाता तभी वह बेमन से मान लेता। लेकिन धत तेरे की, किसे पता था कि डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड नियमों से बिल्कुल नहीं खेलेगा। कोई भी बता सकता था कि उसकी बातें बस तमीज भरी फॉर्मेलिटी थीं। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के इज्जतदार सेक्ट मास्टर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड कैसे नहीं समझ सकते थे। उन्होंने असल में कहा था कि अगर वह नहीं देंगे तो वह नहीं देंगे। यश चुप और उदास था, उसका मुंह फड़क रहा था, उसे थोड़ी उदासी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आधा अधूरा होशियार था। यश का उदास चेहरा देखकर डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड तुरंत हंसा और बोला, ठीक है, अपनी यह बेचारी शक्ल तो देखो। यह आदरणीय तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे जैसे महान योगदान देने वाले को इनाम नहीं दूंगा तो क्या इससे मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के सभी शिष्यों का हौसला नहीं टूटेगा? भविष्य में मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? सेक्ट मास्टर, तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। यश ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड बस उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर वह मन ही मन बुदबुदाया। अचानक डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने बात बदली और पूछा, यश, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में कई गार्डियन साधना टेक्निक हैं, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है कि सेक्ट मास्टर मुझे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट की गार्डियन साधना टेक्निक सिखाने वाले हैं? यह सुनते ही यश की आंखों में खुशी की एक बेकाबू सी चमक आ गई। अपने अभी के दायरे में कल्टीवेट होने के बाद यश को पहले से ही पता था कि दुनिया की कल्टीवेशन टेक्निक 8 रैंक में बंटी हुई हैं। हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो उनमें से 4 थे, और हेवन ग्रेड से ऊपर स्पिरिट रैंक था और स्पिरिट रैंक से ऊपर सेंट ग्रेड था।
उदाहरण के लिए 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट स्क्रिप्चर और सुप्रीम ब्लेड स्क्रिप्चर जिन्हें यश ने कल्टीवेट किया, वे सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थे। उनमें से 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट स्क्रिप्चर एक हाई ग्रेड सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी और सुप्रीम ब्लेड स्क्रिप्चर एक टॉप ग्रेड सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी। हालांकि सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक के 8 रैंक में सिर्फ छठी रैंक थी। उनसे ऊपर एम्परर दायरे की कल्टीवेशन टेक्निक और इमोर्टल रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक थीं। एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक, जैसा कि नाम से पता चलता है, ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक थीं जिनसे कोई मार्शल सम्राट रियल्म तक कल्टीवेट कर सकता था। इसके अनुसार चूंकि सुप्रीम ब्लेड एम्परर मार्शल सम्राट रियल्म का पावर हाउस था, तो उसने जो सुप्रीम ब्लेड स्क्रिप्चर बनाया और कल्टीवेट किया वह भी एक एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक टॉप ग्रेड सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक। असल में ऐसा नहीं था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने सिर्फ सुप्रीम ब्लेड स्क्रिप्चर को पीक मार्शल सेंट रियल्म तक कल्टीवेट किया। वह एक किस्मत वाली मुलाकात के जरिए मार्शल सम्राट रियल्म तक पहुंचा, जिसका सुप्रीम ब्लेड स्क्रिप्चर से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए सुप्रीम ब्लेड स्क्रिप्चर सिर्फ एक हाई ग्रेड सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी। जहां तक इमोर्टल रैंक कल्टीवेशन टेक्निक की बात है, वे लीजेंड्स के रियल्म से जुड़ी थीं। कहा जाता था कि इस लेवल की साधना टेक्निक को करने से एक मार्शल आर्टिस्ट मार्शल एम्परर से भी आगे के दायरे में पहुंच सकता है, और वह दायरा इमोर्टल रैंक साधना टेक्निक की तरह बस एक कहानी थी। कम से कम ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के 4 बड़े मार्शल डोमेन इतने सालों से चले आ रहे थे, फिर भी मार्शल सम्राट दायरे को पार करने वाला एक भी पावर हाउस कभी सामने नहीं आया था। असल में मार्शल एम्परर को पार करना तो दूर, खुद मार्शल एम्परर भी शायद ही कभी देखे जाते थे। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की गार्डियन साधना टेक्निक एक एम्परर दायरा साधना टेक्निक थी। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड उसे एक एम्परर दायरा साधना टेक्निक से इनाम देने वाला था, जिसे बुढ़ी दायरे में कल्टीवेट किया जा सकता था। यश के हार्ट नेचर के साथ भी शांत मूड बनाए रखना मुश्किल था। वह एक्साइटेड होने से खुद को रोक नहीं पाया, उसका चेहरा जोश से लाल हो गया था। एक गहरी सांस लेते हुए यश ने अपने एक्साइटेड मूड को शांत करने की पूरी कोशिश की, फिर गहरी आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर को जवाब देते हुए, मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के पास कुल 3 एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक हैं। पहली है डिवाइन फिर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट, जिसे हमारे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्ट्रल मास्टर ने बनाया था। दूसरी और तीसरी एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक कई किस्मत वाले मुलाकातों से मिली, रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन और प्राइमल केओस सेलेस्टियल आर्ट। एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक ईस्टर्न मार्शल डोमेन में सबसे बड़े खजाने थे, जो किसी भी दूसरे खजाने से बढ़कर थे। कोई भी एक एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक ईस्टर्न मार्शल डोमेन में खूनी तूफान ला सकती थी, जिससे अनगिनत ताकतें उसके लिए बुरी तरह लड़ती थीं। फिर भी डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के पास असल में 3 एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक थीं। यह एक पवित्र भूमि की नींव थी, बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छा। दिव्य फिर्मामेंट चाइल्ड ने सिर हिलाया, ऐसा लगा जैसे यश का अंदाजा समझ गया हो, फिर मुस्कुराया और कहा, यश, तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं है। इस आदरणीय ने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है ताकि तुम्हें मेरे दिव्य फिर्मामेंट पवित्र संप्रदाय की 3 महान संरक्षक सम्राट दायरे की साधना तकनीकों में से एक इनाम के तौर पर दे सकूं। हुश हुश हुश। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, दिव्य फिर्मामेंट चाइल्ड ने अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत दिव्य फिर्मामेंट हॉल के शून्य दायरे में रोशनी की 3 चमकदार धारियां दिखाई दीं। वे असल में मुझे एक सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक देने जा रहे हैं। यश ने सिर्फ अंदाजा लगाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना सच हो जाएगा। उसका दिल तुरंत जबरदस्त उत्साह से भर गया।
खुशकिस्मती से यश ऐसा इंसान था जिसने कई तूफान झेले थे, इसलिए वह जल्दी ही शांत हो गया। उसने अपना सिर उठाया और दिव्य फर्मामेंट हॉल के खालीपन में रोशनी की 3 लकीरों को आग जैसी आंखों से देखा। रोशनी की हर लकीर ने एक पत्थर की पट्टिका को घेर रखा था। रोशनी की 3 लकीरें, 3 पत्थर की पट्टिकाएं। हर पत्थर की पट्टिका पर गहरे अक्षर लिखे थे, जिनसे गहरी और रहस्यमयी आभा निकल रही थी। हल्के से कुछ भ्रम भी दिख रहे थे। पहली पत्थर की पट्टिका पर एक लंबे, दुबले-पतले आदमी का भ्रम था जिसका चेहरा साफ नहीं था। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे आसमान के ऊपर लटका हुआ खड़ा था, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जिसने सभी दिशाओं को घेर लिया था और दुनिया पर राज कर रही थी। दूसरी पत्थर की पट्टिका पर एक भयानक और रौबदार बिजली की दुनिया का भ्रम था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थी। तीसरी पत्थर की पट्टिका पर एक भ्रम था, यह एक अस्तव्यस्त रोशनी का गुच्छा था, जो बहुत रहस्यमयी और गहरा था, जिससे एक ऐसा एहसास होता था जिसे बताया नहीं जा सकता। इन 3 पत्थर की गोलियों पर जो लिखा था, वे ठीक डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की 3 एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक थीं। वे क्रम से थीं: डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट, रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन और प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट। एक गहरी सांस लेते हुए यश की जोशीली नजर पहली पत्थर की गोली पर गई, जो डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट थी। पत्थर की गोली पर लिखे अक्षरों में एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक के कंटेंट के अलावा इस अर्थग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी था। यश ने ज्यादातर इन्हें देखा, असली कंटेंट को नहीं। बेशक वह चाहकर भी इसे नहीं देख सकता था, क्योंकि तीनों पत्थर की गोलियां एक रहस्यमयी शक्ति से घिरी हुई थीं। वह सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन ही साफ देख सकता था, मुख्य कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने तय किया कि कौन सी एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक चुननी है, तभी वह देख सका संबंधित कल्टीवेट कंटेंट। पहली एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट। यह कल्टीवेशन टेक्निक डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के संस्थापक एंसेस्ट्रल मास्टर डिवाइन फर्मामेंट एम्परर ने बनाई थी। यह एक इंटरमीडिएट एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक है। इस कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए स्वर के नियम में महारत हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा केवल डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सेक्ट मास्टर और भविष्य के सेक्ट मास्टर ही इस कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करने के योग्य हैं। यह डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट मेरे लिए सही नहीं है। छोटे से इंट्रोडक्शन पर एक नजर डालने के बाद यश ने डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट चुनने का विचार छोड़ दिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि उसने डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए जरूरी लॉ ऑफ हेवन में महारत हासिल नहीं की थी। संबंधित मार्शल डाओ लॉ में महारत हासिल किए बिना भले ही उसने इस एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक को सफलतापूर्वक कल्टीवेट कर लिया हो, ज्यादा पावर निकालना मुश्किल होगा। बेशक यह पहला कारण सबसे जरूरी नहीं था। सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करने की वजह से यश की एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी लगातार बेहतर हो सकती थी। हालांकि यश को नहीं पता था कि उसकी मौजूदा एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी किस लेवल तक पहुंच गई है। वह गारंटी दे सकता था कि पूरे ईस्टर्न मार्शल डोमेन में, चाहे वह पावर हाउस की पुरानी पीढ़ी हो या नई पीढ़ी, एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के मामले में उसके बराबर कोई भी मिलना मुश्किल होगा। ऐसे हेवन डिफाइंड एप्टीट्यूड और समझने की क्षमता, यश को भरोसा था कि वह अपनी मर्जी से किसी भी मार्शल डाओ लॉ को समझ सकता है और उसमें माहिर हो सकता है, सिवाय रहस्यमयी लॉ ऑफ टाइम और कुछ बहुत खास लॉ पावर के, जिसमें तथाकथित लॉ ऑफ हेवन भी शामिल है।
इसलिए यश का डिवाइन फिर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट को इतनी जल्दी छोड़ना मुख्य रूप से मार्शल डाउ लॉ के मैच न करने की वजह से नहीं था। असली वजह डिवाइन फिर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट में मौजूद खास अहमियत थी। डिवाइन फिर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट के छोटे से इंट्रोडक्शन में यह पहले ही बताया गया था। यह कल्टीवेशन टेक्निक सिर्फ डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के सेक्ट मास्टर और भविष्य के सेक्ट मास्टर ही कल्टीवेट कर सकते थे। अगर यश ने यह डिवाइन फिर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट चुना तो इसका मतलब होगा कि वह भविष्य में डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड की जगह लेने और डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर बनने को तैयार था। और डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड का डिवाइन फिर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट का प्रेजेंटेशन भी यश को साफ तौर पर बता रहा था कि अगर वह तैयार है तो डिवाइन फिर्मामेंट बच्चा उसे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय का अगला संप्रदाय गुरु बनाने के लिए तैयार कर सकता है। अगर कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता तो डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड का इरादा समझते ही वे खुशी खुशी डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट को चुन लेते। लेकिन यश ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की जगह डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का अगला सेक्ट मास्टर बनने का कोई इरादा नहीं था। यह मत भूलो कि यश ईस्टर्न मार्शल डोमेन में क्यों आया और सबसे पहले डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में क्यों शामिल हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी मां को खोजने के लिए सेंट्रल प्रोविंस जाने के लिए ईस्टर्न मार्शल डोमेन को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। अगर वह डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का अगला सेक्ट मास्टर बनना चुनता तो क्या यश फिर भी सेंट्रल प्रोविंस जा सकता था? बिल्कुल नहीं, इसलिए यश के पास बस हार मानने का ही ऑप्शन था। यह एहसान फरामोश बदमाश डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की भौहें जोर से तन गईं जब उसने यश को लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट को छोड़ते देखा। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट मास्टर का पद जिसके लिए दूसरे लोग तरस रहे थे, यश को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह गुस्सा कैसे न होता। हालांकि हाफ एम्परर रेन पावर हाउस होने के नाते उसका दिमाग खुला था और उसने यश को इसके लिए सजा नहीं दी। इसके अलावा यश का डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का अगला सेक्ट मास्टर बनने का कोई इरादा नहीं था। क्या वह सच में यश का सिर झुकाकर उसे यह पद लेने पर मजबूर कर सकता था? डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड के विचारों को नजरअंदाज करते हुए यश ने अपना सारा ध्यान अगले पत्थर के टैबलेट पर लगाया जिस पर एम्परर रेन कल्टीवेशन टेक्निक रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन लिखा था। रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन एक इंटरमीडिएट एम्परर रेन कल्टीवेशन टेक्निक है जिसके लिए लाइटनिंग लॉ में महारत हासिल करने की जरूरत होती है। रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद यश के दिल में थोड़ी हलचल महसूस हुई क्योंकि रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन को कल्टीवेट करने के लिए जरूरी लाइटनिंग लॉ इत्तेफाक से उसकी जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यह जरूरतों को पूरा नहीं करता था क्योंकि यश ने जिस लाइटनिंग लॉ में महारत हासिल की थी वह प्योर लाइटनिंग लॉ नहीं था बल्कि 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ था। रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन को कल्टीवेट करने के लिए यह एक प्योर लाइटनिंग लॉ होना चाहिए था जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट मिला न हो, नहीं तो इसे सक्सेसफुली कल्टीवेट करना बिल्कुल नामुमकिन होता। इसलिए अगर यश रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन को कल्टीवेट करना चाहता था तो उसे 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ को अलग करना होगा। इसे 5 एलिमेंट्स लॉ और लाइटनिंग लॉ में वापस लाना होगा। यश ने 5 एलिमेंट्स लॉ और लाइटनिंग लॉ को एक साथ मिलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया था और काफी मेहनत की थी जिससे बहुत पावरफुल 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ बना। अगर वह उन्हें अलग करता तो वह सच में हिचकिचाता। एक पल के लिए यश हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन को चुने या डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट की तरह सीधे हार मान ले।
छोड़ो भी, पहले देखते हैं कि तीसरे एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट कैसी है। अगर यह भी मुझे सूट नहीं करती तो मेरे पास रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन चुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। यश ने मन ही मन कहा। अगर तीसरा प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट उसकी जरूरतों को पूरा करता तो वह प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट चुनता। आखिर 5 एलिमेंट्स लॉ और लाइटनिंग लॉ को बड़ी मुश्किल से फ्यूज किया गया था और वह सच में उन्हें अलग करने में हिचकिचा रहा था। लेकिन अगर प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता तो उसे बिना मन के उन्हें अलग करना पड़ता। हालांकि 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ बहुत पावरफुल था। 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट स्क्रिप्चर जो 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ को कल्टिवेट कर सकता था, सिर्फ एक सेंटीग्रेड हाइटियर कल्टिवेशन टेक्निक थी। यह बीच की एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन से बहुत कमतर थी और पूरी तरह से बेजोड़ थी। एक गहरी सांस लेकर उसने कुछ देर के लिए अपने दिल की झिझक को दबाया और यश ने तीसरी एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को देखा। 3 एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक में से प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का इंट्रोडक्शन सबसे छोटा था, जिसमें सिर्फ एक वाक्य था। प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट एक एम्परर रियल्म कल्टीवेशन टेक्निक, कोई ग्रेड नहीं। बिना ग्रेड वाली एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक। इसका क्या मतलब है? जब यश ने प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का इंट्रोडक्शन देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया। लॉजिकली कहें तो किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक, यहां तक कि एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक को भी 4 ग्रेड में बांटा जाना चाहिए: लो ग्रेड, मिड ग्रेड, हाई ग्रेड और पीक ग्रेड। यह प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट बिना ग्रेड वाली एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक क्यों थी? यह सोचकर यश ने अपने आप डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसे कुछ बताएगा। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यह बात कि प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का कोई ग्रेड नहीं है, इसका सबसे बड़ा गहरा सच है। अगर तुमने प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट नहीं चुना होता तो मैं तुम्हें यह नहीं बता पाता कि इसका कोई ग्रेड क्यों नहीं है। अगर मैं इसे नहीं चुनता तो मुझे पता नहीं चलता। यह सुनकर यश चुप हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। वह साफ तौर पर झिझक रहा था कि रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन चुने या प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट। यह साफ था कि रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन इस समय यश के लिए सबसे सही था, लेकिन रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन को कल्टीवेट करने के लिए यश को उस 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ को हटाना होगा जिसे उसने इतनी मेहनत से मिलाया था। इससे यश रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन चुनने के लिए बहुत हिचकिचा रहा था और कुछ हद तक तैयार नहीं था। जहां तक प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट की बात है, यह बहुत रहस्यमयी था। यह असल में बिना ग्रेड वाली एक एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी। बिना ग्रेड के कौन जानता था कि इस कल्टीवेशन टेक्निक की पावर मजबूत थी या कमजोर। अगर यह मजबूत होती तो अच्छा होता, लेकिन अगर यह कमजोर होता तो यश के पास रोने के लिए सच में आंसू नहीं होते। इसलिए प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट चुनना, जिसका कोई ग्रेड नहीं था, जुए जैसा था। अगर वह जीत जाता तो सब खुश होते, लेकिन अगर वह हार जाता तो यश एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक चुनने का यह मुश्किल से जीता हुआ मौका बर्बाद कर देता। यश की टिमटिमाती नजर देखकर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड बिना कुछ बोले मुस्कुराया और न ही उसने उससे कहा, चुपचाप यश के आखिरी जवाब का इंतजार कर रहा था। एक पल बाद यश की आंखों की चमक बढ़ गई और उसने गुस्से से कहा, धत तेरे की किस्मत हिम्मत वालों का साथ देती है, मैं रिस्क लूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने अचानक डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर, शिष्य प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट चुनता है। तुम प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट चुनना चाहते हो?
यश की बातें सुनकर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। उसने शुरू में सोचा था कि यश का आखिरी चॉइस रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन होगी। आखिर 3 एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक में से रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन साफ तौर पर उसके लिए सबसे सही थी। हालांकि डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड को उम्मीद नहीं थी कि यश की आखिरी चॉइस प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट होगी। इस बच्चे में अभी भी बहुत एडवेंचरस स्पिरिट थी, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया, अगर यश में एडवेंचरस स्पिरिट नहीं थी तो वह साइलेंट डेमन फॉरेस्ट में अपने नए प्रमोटेड मार्शल किंग लेवल कल्टीवेशन के साथ वाटर रिपल के साथ मिलकर मार्शल किंग पीक डेमन किंग को कैसे मार सकता था और एल्डर के बचाव का इंतजार करते हुए इविल आई किंग को कैसे देर कर सकता था। यह सोचकर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने और बकवास नहीं की। उसने डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट और रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन को एक तरफ रख दिया, फिर अपनी हथेली से उस पत्थर की गोली पर धीरे से मारा जिस पर प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का कल्टीवेशन तरीका रिकॉर्ड था। बस द पत्थर की गोली कांपी, जिससे एक अजीब सी चमक निकली जो फिर एक केस लाइट स्फेयर में बदल गई। फिर यह बहुत तेजी से निकली और यश पर बिजली की तरह गिरी। यश को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि केस लाइट स्फेयर उसके निवान पैलेस में घुस गया। बूम! यश के निवान पैलेस में घुसते ही केस लाइट स्फेयर तुरंत फट गया। बहुत सारी और गहरी जानकारी लिए हुए अनगिनत केस लाइट उसके दिमाग में एक तेज बाढ़ की तरह तेजी से बह गई। एक पल में यश को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है, बेहोश होने की इच्छा हो रही है। लेकिन यश ने दांत पीस लिए और डटा रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह बहुत सारी और गहरी जानकारी प्राइमल के सेलेस्टियल आर्ट का कल्टीवेशन तरीका है। अगर वह अभी बेहोश हो जाता तो वह प्राइमल के सेलेस्टियल आर्ट पाने का मौका या क्वालिफिकेशन भी खो देता। खुशकिस्मती से उसके सिर में जो तेज दर्द हो रहा था जैसे वह फट जाएगा, वह जल्दी से आया और चला गया। बस कुछ ही सांसों में सब कुछ यश ने बहुत सारी और गहरी जानकारी पूरी तरह से सोख ली थी। इस समय यश का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, उसके माथे और गाल सोयाबीन जितने ठंडे पसीने से भीगे हुए थे और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। हालांकि प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट कल्टीवेशन मेथड पाने का प्रोसेस छोटा था, लेकिन यह सच में यादगार था। लेकिन यश के पास उस दर्द का मजा लेने के लिए ज्यादा खाली समय नहीं था जो उसने अभी अभी महसूस किया था। इतनी सारी और गहरी जानकारी को समझने के बाद उसने तुरंत और बेसब्री से प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के कल्टीवेशन मेथड को देखना शुरू कर दिया। यश के एक विचार से उसके दिमाग में अनगिनत अराजक कैरेक्टर तुरंत खिल उठे, जुगनुओं की तरह उड़ते हुए आखिरकार एक बहुत ही रहस्यमय कल्टीवेशन मेथड में आपस में जुड़कर और घुल मिल गए। उस कल्टीवेशन मेथड पर एक नजर डालते ही यश का मन पूरी तरह से उसमें डूब गया, वह खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मैंने जैकपॉट मार लिया। 1 घंटे बाद यश ने प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का कल्टीवेशन मेथड पढ़ना खत्म किया और आखिरकार उसे होश आया। इस पल उसकी आंखों में बेतहाशा खुशी की चमक आ गई और वह लगभग खुद को रोक नहीं पाया और एक लंबी उत्साहित चीख निकल गई। प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के कल्टीवेशन मेथड को पढ़कर यश को आखिरकार समझ आ गया कि इस एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक का कोई ग्रेड क्यों नहीं था। सही कहूँ तो प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट बिना ग्रेड का नहीं था, बल्कि इसका ग्रेड तय नहीं किया जा सकता था। इस प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का ग्रेड कल्टीवेटर द्वारा मास्टर किए गए मार्शल डाउ लॉ से तय होता था। कल्टीवेटर द्वारा मास्टर किए गए मार्शल डाउ लॉ की क्वांटिटी और क्वालिटी जितनी ज्यादा होगी, इस प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का ग्रेड उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का मुख्य गहरा सच यह था कि यह लॉ पावर को फ्यूज कर सकता था, उन्हें मिक्स्ड ओरिजिन लॉ नाम के एक खास लॉ में फ्यूज कर सकता था। मिक्स्ड ओरिजिन लॉ में जितने ज्यादा मार्शल डाउ लॉ होंगे और उनकी क्वालिटी जितनी ज्यादा होगी, मिक्स्ड ओरिजिन लॉ उतना ही मजबूत होगा, और उसी हिसाब से प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसी तरह अगर मिक्स्ड ओरिजिन लॉ बनाने वाले मार्शल डाउ लॉ की क्वांटिटी कम होती और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो मिक्स्ड ओरिजिन लॉ बहुत कमजोर होता और प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का लेवल भी बहुत कम होता। हालांकि यह कितना भी बुरा क्यों न हो, यह सिर्फ एक लो ग्रेड एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक के लेवल तक ही गिर सकता था, इसका सेंटग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक के लेवल तक गिरना नामुमकिन था। यश ने डिवोरिंग लॉ में मास्टरी हासिल कर ली थी, और हालांकि स्पेस मिस्ट्रीज अभी तक मार्शल डाउ लॉ तक नहीं पहुंची थीं, लेकिन यह पहले ही 90% की पीक लिमिट तक पहुंच चुकी थीं, जो ब्रेक थ्रू से सिर्फ एक कदम दूर थी। उन्हें विश्वास था कि यह जल्द ही मार्शल डाउ लॉ लेवल तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ में भी मास्टरी हासिल कर ली थी। यश ने जिन लॉज में मास्टरी हासिल की, वे सभी बहुत पावरफुल मार्शल डाउ लॉ थे। अगर उसने डिवोरिंग लॉ, स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ को मिलाने के लिए प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल किया, तो बनने वाला मिक्स्ड ओरिजिन लॉ बेशक बहुत पावरफुल होगा। और प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट पावरफुल मिक्स्ड ओरिजिन लॉ पर भरोसा करके एक हाई ग्रेड एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक के लेवल तक पहुंच सकता है। डिवाइन फर्मामेंट सेलेस्टियल एम्परर आर्ट और रेडिएंट हेवन थंडर एम्परर कंटेम्पलेशन सिर्फ मिड ग्रेड एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थे, फिर भी उसने जो प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट चुना वह असल में एक हाई ग्रेड एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी। वह एक्साइटेड कैसे न होता। यश, तभी डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की आवाज गूंजी। यश तुरंत होश में आया, थोड़ा झुका और बोला, सेक्ट मास्टर, आपके क्या इंस्ट्रक्शन हैं? मैंने तुम्हारी सोल पर प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का कल्टीवेशन मेथड पहले ही छाप दिया है। यह एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक अब तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को यूं ही दूसरों को न सिखाओ। अगर तुम इसे प्राइवेट में सिखाते हो तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। साथ ही मैंने तुम्हारी सोल में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यह रिस्ट्रिक्शन नॉर्मली तुम पर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम किसी दुश्मन के हाथ लग जाते हो और दुश्मन तुम्हारी सोल को खोजने की कोशिश करता है ताकि प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का कल्टीवेशन मेथड छीन सके, तो यह रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यह सीधे तुम्हारी सोल से प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट की सारी यादें मिटा देगा। उस समय यह ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सोल को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और सबसे बुरी हालत में यह सीधे तुम्हारी सोल को चकनाचूर भी कर सकता है। याद रखना, याद रखना। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की गहरी आवाज गूंजी, जो गंभीरता से भरी थी। शिष्य समझ गया। यश ने भी गंभीर होकर सिर हिलाया। ऐसा करने के लिए उसे डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड से कोई बुरी नियत नहीं थी। अगर वह डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड होता तो वह भी ऐसा ही करता, क्योंकि एक एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक, चाहे वह सबसे आम ही क्यों न हो, बहुत जरूरी होती है। प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट जैसी पावरफुल एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक की तो बात ही छोड़िए। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट बिल्कुल भी प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को लीक नहीं होने देगा। इसके अलावा यह रोक यश की कल्टीवेशन लाइफ पर नॉर्मली असर नहीं डालेगी। यह तभी एक्टिवेट होगी जब कोई यश की सोल को खोजने की कोशिश करेगा, और उस समय यश को पहले ही दुश्मन ने पकड़ लिया होगा और उसकी सोल सर्च होने वाली होगी। क्या सोल सर्च के बाद दुश्मन उसकी जान बख्श देगा? साफ है, यह बिल्कुल नामुमकिन था। चूंकि मौत तो तय थी,
तो डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट की कीमती एम्परर ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक दुश्मन के हाथ कैसे लग सकती थी? जेड और आम पत्थर को एक साथ जलाना सबसे अच्छा ऑप्शन था। अब मुझे आपको दो और बातें बतानी हैं, डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने फिर कहा। सेक्ट मास्टर प्लीज बोलिए, डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने बेरुखी से कहा। पहली बात यह है कि आपने डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट कोर शिष्य बनने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। मैं जल्द ही आपकी आइडेंटिटी को ठीक से अरेंज कर दूंगा और आप डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के कोर एरिया डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में कल्टीवेट करने के लिए एंटर कर सकते हैं। मैं कोर शिष्य बन गया हूं। मैं डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में एंटर कर सकता हूं। यह सुनकर यश ने तुरंत खुशी दिखाई। वह काफी समय से डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में था और उसे पहले ही इसकी कुछ समझ आ गई थी। उदाहरण के लिए, यश जानता था कि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में उसकी मौजूदा आइडेंटिटी एक ट्रू शिष्य की है। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्यों को 4 लेवल में बांटा गया था: आम शिष्य, एलीट शिष्य, सच्चे शिष्य और उससे ऊपर के सच्चे शिष्य कोर शिष्य थे। जो भी कोर शिष्य बन सकते थे वे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के टॉप टियर जीनियस थे। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट ने इन शिष्यों को डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के भविष्य के पिलर के तौर पर तैयार किया, इसलिए इसका नाम कोर शिष्य रखा गया। इसके अलावा डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा बाहरी एरिया था जहां यश अभी रह रहा था और दूसरा हिस्सा डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन था जहां डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सभी बड़े अधिकारी और कोर शिष्य रहते थे। यह कहा जा सकता है कि बाहरी एरिया जहां यश था वह सिर्फ डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का स्टोरफ्रंट था और डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन ही असली डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट था। ऐसा कहा जाता था कि कोर शिष्यों का न सिर्फ ट्रू शिष्यों से ज्यादा रुतबा होता था बल्कि उन्हें ट्रू शिष्यों से कई गुना बेहतर बर्ताव भी मिलता था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं थी, बल्कि यह थी कि डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन कल्टीवेशन के लिए एक धन्य जगह थी। कोर शिष्यों की पहचान पाकर और कल्टीवेशन के लिए धन्य जगह डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में आकर यश खुश कैसे नहीं होता। बेशक अपनी खुशी के बावजूद यश ने डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड को बीच में नहीं टोका, क्योंकि उसे कोर शिष्य के तौर पर प्रमोट करना और डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में ट्रांसफर करना, डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड के पास उसे बताने के लिए सिर्फ 2 बातों में से एक थी। एक और बात थी जिसके बारे में डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने नहीं बताया था। यश चुपचाप सुनता रहा। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि लगभग 1.5 साल में प्राचीन खंडहर खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस 1.5 साल में तुम मेहनत से कल्टीवेट करोगे और अपनी ताकत को बहुत बेहतर बनाओगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम वहां कुछ बड़ा हासिल करोगे, मुझे बस उम्मीद है कि तुम जिंदा वापस आओगे। प्राचीन खंडहर। यह सुनते ही यश के चेहरे पर तुरंत एक गंभीर भाव आ गया। अफवाह है कि ईस्टर्न मार्शल डोमेन के सेंट्रल एरिया में एक दूसरा डायमेंशन है और उस दूसरे डायमेंशन के अंदर एक कॉन्टिनेंट है। यह कॉन्टिनेंट पुराने समय से चला आ रहा है और इसलिए लोग इसे प्राचीन खंडहर कहते हैं। हालांकि प्राचीन खंडहर सुनने में सिर्फ एक कॉन्टिनेंट जैसा लगता है, लेकिन असल में इसका एरिया पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के 4 बड़े मार्शल डोमेन को मिलाकर भी उससे बड़ा है। इसके अलावा एंशिएंट रिमेन्स न सिर्फ एरिया में बहुत बड़ा है बल्कि इसमें कई खजाने भी हैं। हालांकि आम तौर पर एंशिएंट रिमेन्स एक सील के नीचे होता है। यहां तक कि एक हाफ एम्परर रेन विशेषज्ञ भी इसमें अंदर नहीं जा सकता। एंशिएंट रिमेन्स कभी कभी ही खुलता है। इस समय 4 बड़ी पवित्र भूमि और ईस्टर्न मार्शल डोमेन की अलग अलग सेनाएं अपने विशेषज्ञ चेलों को एंशिएंट रिमेन्स में अंदर जाने के लिए भेजेंगी।
एक तरफ यह खजाने की खोज के लिए है और दूसरी तरफ यह उनके चेलों को ट्रेन करने के लिए है। लेकिन यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि एंशिएंट रिमेन्स में बहुत सारे खजाने हैं, यह एक अच्छी जगह है। असल में इसका उल्टा सच है। एंशिएंट रिमेन्स बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, यह एक खतरनाक और जोखिम भरी जमीन है। एंशिएंट रिमेन्स कई खतरों से भरा है। यहाँ तक कि मार्शल किंग के 9वें लेवल के विशेषज्ञ भी जो अंदर जाते हैं, उनके भी खत्म होने का चांस रहता है। लेकिन एंशिएंट रिमेन्स का असली खतरा खुद से नहीं, बल्कि उन दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से है जो इसमें अंदर जाते हैं। 4 महान पवित्र जमीनों में एक एग्रीमेंट है, एंशिएंट रिमेन्स में कोई नियम नहीं है। सिर्फ आपकी ताकत ही एक नियम है। इसका मतलब है कि एक बार जब आप एंशिएंट रिमेन्स में घुस जाते हैं, तो आपकी पहचान चाहे जो भी हो, अगर आप में ताकत की कमी है, तो दूसरे आपको अपनी मर्जी से मार सकते हैं। अगर आप मर जाते हैं, तो आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, आप सिर्फ खुद को दोष दे सकते हैं कि आप काफी मजबूत नहीं थे। अगर यह पहले होता, तो एंशिएंट रिमेन्स डिवाइन फिर्मामेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। होली सेक्ट, हालांकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के चेलों की ताकत इसे संभालने के लिए काफी थी। हालांकि हाल के सालों में स्टार प्लकिंग होली गेट, 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल और द 9 यांग डिवाइन पैलेस डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को दबाने के लिए एक हो गए हैं। जबकि बाहरी दुनिया में दमन कम है, एक बार एंशिएंट रिमेन्स के अंदर दमन बहुत ही खुला, खूनी और खतरनाक हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार एंशिएंट रिमेन्स के हाल के कुछ उद्घाटनों में डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के 10,000 से ज्यादा चेले इसके अंदर मारे गए और उनमें से 80% की हत्या अन्य 3 महान पवित्र भूमि के चेलों ने की। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के चेले पूरी तरह से खत्म हो गए थे। एंशिएंट रिमेन्स में प्रवेश करने के बाद डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के चेलों को न केवल एंशिएंट रिमेन्स में मौजूद खतरों से निपटना पड़ता है, बल्कि बाकी 3 महान पवित्र भूमि के विशेषज्ञों से जुल्म। इससे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के चेलों को होने वाले खतरे उन खतरों से कई गुना ज्यादा हो जाते हैं, जिनका सामना उन दूसरे लोगों को करना पड़ता है जो एंशिएंट रिमेन्स में जाते हैं। इसीलिए यश का एक्सप्रेशन उस समय इतना सीरियस हो गया जब उसने सुना कि एंशिएंट रिमेन्स खुलने वाला है। ठीक है, आप वापस जा सकते हैं, जो कहना था कहकर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने हाथ हिलाकर यश को जाने दिया। सेक्ट मास्टर, शिष्य अलविदा कहता है। यश ने झुककर अपने एक्सप्रेशन को गंभीर रखते हुए डिवाइन फर्मामेंट हॉल से निकल गया। अफसोस, यश के डिवाइन फर्मामेंट हॉल से निकलने के बाद एक हल्की सी आह निकली और फिर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड के पास एक सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर थे। सेक्ट मास्टर, एंशिएंट रिमेन्स बहुत खतरनाक है। यश की काबिलियत अपने प्राइम टाइम में सुप्रीम ब्लेड एम्परर जैसी है। अगर वह प्राचीन अवशेषों में मर जाता है, तो यह हमारे दिव्य फर्मामेंट पवित्र संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ग्रैंड एल्डर ने यश के पीछे हटते हुए रूप को देखा और गहरी आवाज में कहा, मुझे यह बात पता है। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने ठंडे अंदाज में कहा, लेकिन ग्रैंड एल्डर, आपको यह भी समझना चाहिए कि एक मार्शल आर्टिस्ट, चाहे उसका एप्टीट्यूड कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक सच्चा विशेषज्ञ बनने के लिए उसे खून और आग से तड़पना पड़ता है। ऐसी तड़प के बिना वे सिर्फ ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल होते हैं, जो किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते। थोड़ी देर रुकने के बाद डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने आगे कहा, एंशिएंट रिमेन्स का यह खुलना यश का सबसे बड़ा ट्रायल है। अगर वह इसका सामना कर लेता है,
तो वह आग से पुनर्जन्म का अनुभव करेगा और एक जबरदस्त बदलाव से गुजरेगा। अब उसके पास सिर्फ सुप्रीम ब्लेड एम्परर को टक्कर देने का एप्टीट्यूड नहीं होगा, वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर की तरह पीक विशेषज्ञ बनने के काबिल हो जाएगा। अगर यश अभी भी यहाँ होता तो डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की बातें सुनकर उसका मूड शायद और भी भारी हो जाता। एंशिएंट रिमेंस का ट्रायल पास करके वह यश सुप्रीम ब्लेड एम्परर की तरह पीक विशेषज्ञ बनने की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकता था। इस एंशिएंट रिमेंस ट्रायल की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे यह भी पता चला कि एंशिएंट रिमेंस ट्रायल कितना खतरनाक था। एंशिएंट रिमेंस के इस खुलने का नतीजा यश के लिए वाकई बहुत बुरा होता। अगर वह इसे झेल पाता तो वह यश सुप्रीम ब्लेड एम्परर बनने की क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता। अगर वह नहीं झेल पाता तो वह यश शायद खत्म हो जाता। बिल्कुल। यश कौन था? वह न सिर्फ पिछड़े नानवू रीजन से आया था, बल्कि उस पिछड़े नानवू रीजन के अंदर एक छोटी कमजोर फोर्स से भी था। ऐसे बैकग्राउंड के साथ यश ने अपनी आज की कामयाबी तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली थीं। वह कितनी बार जिंदगी और मौत के किनारे पर चला था। वह खुद उन सबको गिन नहीं सकता था। वह बस इतना जानता था कि चाहे कितनी भी मुश्किल या संकट हो, उसने उसे पार कर लिया था। एक मामूली पुराना अवशेष जो उसकी यश की जान चाहता था, शायद काबिल नहीं था। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की बातें सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर अचानक पूछा, अगर यश टिकता है और सुप्रीम ब्लेड एम्परर सेक्ट मास्टर की तरह पीक विशेषज्ञ बन जाता है, तो आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं? पिछले डिवाइन फर्मामेंट सेक्ट मास्टर ने अपनी नरम दिली की वजह से सुप्रीम ब्लेड एम्परर की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल पूरे ईस्टर्न मार्शल डोमेन में छा जाने और डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की हमेशा रहने वाली नींव बनाने के लिए नहीं किया। इसलिए सुप्रीम ब्लेड एम्परर के ईस्टर्न मार्शल डोमेन छोड़कर सेंट्रल स्टेट में जाने के बाद उन्होंने डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को उसकी मौजूदा हालत में गिरने दिया। मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर यश सुप्रीम ब्लेड एम्परर की तरह पीक विशेषज्ञ बन गया तो मैं 3 ग्रेट होली लैंड्स से उन सभी चीजों का खून का कर्ज चुकाने को कहूंगा जो उन्होंने इतने सालों में मेरे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के साथ की हैं, और उन्हें ईस्टर्न मार्शल डोमेन से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने बेपरवाही से कहा, लेकिन उस शांत लगने वाले लहजे में बहुत ज्यादा गुस्सा और मारने का इरादा था। और डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की हमेशा शांत और गहरी आंखों में एक तेज खूंखार नजर उभरी। पिछले कुछ सालों से डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को 3 ग्रेट होली लैंड्स ने लगातार दबाया हुआ था और उसके शिष्यों को उनके द्वारा बेवजह बेइज्जत किया गया, सताया गया और मार डाला गया। लेकिन डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट ने हमेशा संयम बरता था। संयम क्यों? जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की ताकत बाकी 3 महान पवित्र भूमियों से कम थी। इसलिए डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड और डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सभी शिष्य सिर्फ दांत पीसकर बेइज्जती सह सकते थे। अगर एक दिन डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट अपनी पुरानी शान वापस पा लेता तो यही समय डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के लिए इतने सालों में जमा हुई बेइज्जती और नफरत को बाहर निकालने का होता। डिवाइन फर्मामेंट हॉल से लौटने के बाद यश सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। एक नरम फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठे यश ने धीरे धीरे एक गंदी सांस छोड़ी। जैसे ही यह गंदी सांस छोड़ी, उसके चेहरे की सारी गंभीरता गायब हो गई और वह अपनी असली बेपरवाह और नेचुरल हालत में लौट आया। इस समय यश ने पहले ही अपने दिमाग से एंशिएंट रिमेंस के खुलने की बात निकाल दी थी, क्योंकि एंशिएंट रिमेंस 1.5 साल में खुलने वाला था, जो अभी बहुत दूर था और अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी।
अब उसे बस इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को सफलतापूर्वक कैसे कल्टीवेट किया जाए। प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को सफलतापूर्वक कल्टीवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका था। इसके कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करें और उन सभी मार्शल डाउ लॉ को मिला दें जिनमें एक मार्शल आर्टिस्ट ने महारत हासिल की है। सभी मार्शल डाउ लॉ को एक भट्टी में पिघलाना, यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल है। उस समय यश ने सिर्फ 5 एलिमेंट्स लॉ और लाइटनिंग लॉ को मिलाने में कितनी मेहनत और मुश्किलें उठाई थीं। अब उसे डिवोरिंग लॉ, स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ को मिलाना था। इसमें मुश्किल शायद उससे 100 गुना ज्यादा होती जब यश ने 5 एलिमेंट्स लॉ और लाइटनिंग लॉ को मिलाया था। इस बारे में बात करते हुए यश को याद आया कि उसके पास अभी तक स्पेस लॉ नहीं था, सिर्फ स्पेस मिस्ट्रीज अपने आखिरी लेवल पर थीं। तो अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि सभी लॉस को कामयाबी से कैसे मिलाया जाए, बल्कि इस बात की चिंता करनी चाहिए कि स्पेस मिस्ट्रीज के आखिरी स्टेप को कैसे पार किया जाए और उसे स्पेस लॉ तक कैसे पहुंचाया जाए। यह सोचकर यश ने अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत अजीब उतार चढ़ाव वाले अनगिनत सिल्वर क्रिस्टल उसके सामने आ गए, जो एक छोटे से पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे। अजीब उतार चढ़ाव से भरे ये सिल्वर क्रिस्टल असल में लॉ क्रिस्टल थे, खासकर स्पेस लॉ वाले लॉ क्रिस्टल। यश का इरादा इन स्पेस लॉ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके अपनी स्पेस मिस्ट्रीज को मार्शल डाउ लॉ लेवल तक ले जाने का था। जैसे ही यह ख्याल आया, यश का शरीर कांप उठा और एक कभी न खत्म होने वाली डिवोरिंग पावर फूट पड़ी, जो उसके पीछे एक ब्लैक होल में बदल गई। ब्लैक होल तेजी से घूमते हुए पहिए की तरह तेजी से घूमा और उसके अंदर से एक बहुत बड़ी डिवोरिंग पावर निकली, जिसने सभी स्पेस लॉ क्रिस्टल्स को घेर लिया। अगले ही पल लगातार पॉपिंग की आवाजें सुनाई दीं। ये वे स्पेस लॉ क्रिस्टल्स थे जिन्हें डिवोरिंग पावर ने पूरी तरह से कुचल दिया था, जिससे उनमें मौजूद स्पेस लॉ पावर एक पहाड़ी बाढ़ और सुनामी की तरह बाहर निकल रही थी। खा जाओ। यश, जो फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठा था, अचानक एक हल्की चीख मारी, फिर अपना मुंह खोला और शक्तिशाली स्पेस लॉ एनर्जी को ऐसे निगल लिया जैसे कोई व्हेल समुद्र से पानी पी रही हो। फुश! तुरंत विशाल और शक्तिशाली स्पेस एनर्जी एक धार की तरह उमड़ी और यश के मुंह से उसके शरीर में घुस गई। एक पल में चमकदार चांदी जैसी रोशनी रहस्यमयी उतार चढ़ाव के साथ उसके शरीर से एक बवंडर की तरह निकली, जिससे यश स्पेस के देवता का अवतार जैसा लग रहा था, बहुत शक्तिशाली। यश ने इन पर ध्यान नहीं दिया, एक गहरी सांस ली, अपने मन से सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को निकाल दिया, फिर एक कल्टीवेशन हैंड सील बनाई, आंखें नीचे कीं और कल्टीवेशन में पूरी तरह से ध्यान लगाने की स्थिति में आ गया। जैसे जैसे वह अपने शरीर में समाई स्पेस लॉ एनर्जी को लगातार बेहतर बनाता गया, स्पेस लॉ पर यश की महारत संतोषजनक गति से बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्पेस लॉ के करीब पहुंच गई। आखिरकार 3 दिन बाद यश उस विशाल और शक्तिशाली स्पेस पर भरोसा करते हुए लॉ एनर्जी ने अपने स्पेस मिस्ट्रीज को स्पेस लॉ तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। लेकिन स्पेस मिस्ट्रीज को स्पेस लॉ तक कल्टीवेट करना यश के कल्टीवेशन प्लान का सिर्फ पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा, और इस कल्टीवेशन का सबसे जरूरी हिस्सा, अपने सभी मार्शल डाउ लॉ को एक में मिलाकर मिक्स्ड ओरिजिन लॉ बनाना और एम्परर ग्रेड हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को सफलतापूर्वक कल्टीवेट करना था। प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार मार्शल डाउ लॉ का फ्यूजन सब्जियों के एक बड़े बर्तन को पकाने जैसा नहीं है, जहां सभी मार्शल डाउ लॉ को रैंडमली एक साथ डाल दिया जाता है। इसके बजाय किसी को एक मार्शल आर्ट लॉ को फाउंडेशन के रूप में चुनना चाहिए और फिर फ्यूजन पाने के लिए सप्लीमेंट के रूप में दूसरे लॉ का इस्तेमाल करना चाहिए।
और फाउंडेशन के रूप में चुने गए मार्शल आर्ट लॉ में बहुत ज्यादा समावेश होना चाहिए और जितना हो सके फ्यूज किए जा रहे दूसरे मार्शल डाउ लॉ के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। तभी फ्यूजन सफल हो सकता है और फ्यूजन के बाद बनने वाला मिक्स्ड ओरिजिन लॉ भी ज्यादा ताकतवर होगा। यश ने चुपचाप सोचा, मेरा डिवोरिंग लॉ स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को डिवोर कर सकता है, जिसका मतलब है कि डिवोरिंग लॉ में बहुत ज्यादा समावेश है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैं मिक्स्ड ओरिजिन लॉ बनाने के लिए फाउंडेशन के तौर पर डिवोरिंग लॉ और सप्लीमेंट के तौर पर 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ और स्पेस लॉ का इस्तेमाल करूंगा। उसकी गहरी आंखों में एक चमक चमकी और यश ने अपना फैसला लिया। फैसला लेने के बाद यश ने तुरंत अपने प्लान के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। एक गहरी सांस ली और प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के रिकॉर्ड्स को फॉलो करते हुए लॉ फ्यूजन मेथड को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की सभी दिशाओं से एक अनोखी अजीब शक्ति उमड़ी जो यश के शरीर में बहने लगी। एक पल में यश को लगा जैसे उसका शरीर एक बड़ी भट्टी में बदल गया हो और डिवोरिंग लॉ, स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ भट्टी के अंदर रिफाइन होने वाले मटेरियल थे। थंप थंप थंप, बूम बूम बूम। यश ने अपने हैंड सील बदले। जिस मार्शल डाउ लॉ में उसने महारत हासिल की थी उसे कंट्रोल किया और शुरू किया फ्यूजन। तुरंत यश के शरीर के अंदर से लगातार अजीब आवाजें आने लगीं। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी आभा तूफान की तरह फैली, जिससे आसपास का वॉइड रियन बिगड़ गया। यह सीन ऐसा था जैसे यश के शरीर के अंदर कोई बम छिपा हो जो फटने वाला हो और उससे निकलने वाली ताकत को देखते हुए बम में दुनिया खत्म करने के लेवल की तबाही मचाने वाली ताकत थी। अगर यह फट जाता तो यश बेशक तुरंत चूर चूर हो जाता और कोई निशान नहीं बचता। हालांकि यश को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने पहले ही इस दृश्य का अंदाजा लगा लिया था। मार्शल डाउ लॉ के शुरुआती फ्यूजन में जिस मार्शल डाउ लॉ में उसने महारत हासिल की थी वह जरूर टकराएगा और इस स्थिति की उम्मीद थी। हालांकि भले ही इसकी उम्मीद थी, जब वह खतरनाक आभा फैल गई तो यश के शरीर में अभी भी बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे कि वह सच में फटने वाला हो। यश के पक्के इरादे के बावजूद वह थोड़ा सा मुंह बनाए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यश की बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत थी। अगर वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो भले ही उसका शरीर इस समय फटता नहीं, उसे उस जबरदस्त ऑरा से बहुत ज्यादा नुकसान होता। लेकिन फिर अगर वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो वह यश की तरह स्पेस लॉ, डिवोरिंग लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल डाउ लॉ में मास्टर नहीं कर पाता। मार्शल आर्ट लॉ जितना ज्यादा पावरफुल होगा, फ्यूजन के दौरान उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस और कोलिजन पावर पैदा होगी। बेशक यश का ठीक होना इसलिए भी था क्योंकि कुछ समय पहले साइलेंट डेमन फॉरेस्ट से लौटने के बाद उसकी न्यू क्रिएशन डिवाइन बॉडी अपने दूसरे स्टेज में चली गई थी और उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। नहीं तो उसे इस समय सिर्फ तेज दर्द ही नहीं हो रहा होता, बल्कि वह पहले ही घायल हो चुका होता। अपने शरीर में बेमिसाल हिंसक आभा से होने वाले तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए यश ने पूरी तरह से डिवोरिंग लॉ, स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ के फ्यूजन पर ध्यान देना जारी रखा। प्राइमल कैओस सेलेस्टियल आर्ट की खेती शुरू करने से पहले यश जानता था कि मिक्स्ड ओरिजिन लॉ की खेती करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उसने सच में खेती शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले अंदाजे और फैसले ने अभी भी मुश्किल के लेवल को कम करके आंका था। 10 दिन बीत गए और यश का फ्यूजन अभी अभी सतह पर पहुंचा था। आपको पता होना चाहिए कि यश की एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बहुत ज्यादा थी, जिसे डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड और दूसरे लोग सुप्रीम ब्लेड एम्परर के बराबर मानते थे,
जिसने एक बार अपनी ताकत से ईस्टर्न मार्शल डोमेन में एक युग को दबा दिया था। फिर भी इतनी कमाल की एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के बावजूद 10 दिनों में यश ने सिर्फ सतही लेवल ही पूरा किया था। यश भी ऐसा ही था। अगर यह कोई आम जीनियस होता तो शायद उन्हें यश के अभी के लेवल तक पहुंचने में आधा साल या 1 साल भी लग जाता। समय उंगलियों से बारीक रेत की तरह बहता गया, अनजाने में फिसलता गया। यश को मिक्स्ड ओरिजिन लॉ को बंद कमरे में समझना शुरू किए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। शांत कमरे में यश नरम फ्यूटन पर बिना हिलेडुले बैठा था, पत्थर की मूर्ति की तरह। उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब अराजक चमक घूम रही थी। यह अराजक चमक अजीब इसलिए थी क्योंकि इसमें एक ऐसा ऑरा था जो सब कुछ निगल सकता था, जैसे डिवोरिंग लॉ। फिर भी यह स्पेस लॉ की तरह स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता था, और 5 एलिमेंट्स लॉ और लाइटनिंग लॉ की तरह यह हमेशा बदलता रहता था, हिंसक और भयंकर। इस अराजक चमक में डिवोरिंग लॉ, स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ की सभी खूबियां थीं। हाँ, सही, यह मिक्स्ड ओरिजिन लॉ था। 1 महीने से ज्यादा लगातार मुश्किल कल्टीवेशन के बाद अपनी हैरान करने वाली और बहुत ज्यादा पावरफुल एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर भरोसा करते हुए यश ने आखिरकार उन सभी मार्शल डाउ लॉ को एक में मिला दिया जिन्हें उसने मास्टर किया था, जिससे मिक्स्ड ओरिजिन लॉ बना। स्विश। 1 और घंटा बीता और अचानक कमरे में एक हल्की सांस की आवाज गूंजी। फिर यश, जो चुपचाप जमीन पर बैठा था, उसने धीरे से अपनी थोड़ी बंद आंखें खोली। जैसे ही यश ने अपनी आंखें खोलीं, एक चमकदार अराजक चमक दिव्य रोशनी की तरह तुरंत उसकी गहरी खाई जैसी पुतलियों से निकली। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। इस पल स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। यह दिव्य रोशनी जैसी अराजक चमक समय और जगह को भेदने, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरने और 8 बंजर जमीन को चकनाचूर करने में काबिल लग रही थी। यह अविश्वसनीय रूप से हैरान करने वाला, डरावना और डरावना था। यह सीन देखकर मार्शल किंग 7th स्टेज का विशेषज्ञ भी डर जाएगा, और बहुत ज्यादा डर जाएगा। क्या यह मिक्स्ड ओरिजिन लॉ है? जैसा कि उम्मीद थी। लेकिन दिव्य रोशनी जैसी अराजक लस्टर बस एक पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई, जैसे वह कभी दिखाई ही न दी हो। यश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी हथेली थोड़ी ऊपर उठाई और अराजक लस्टर से निकलने वाली पावर का एक गोला उसकी हथेली में खिल गया। यह पावर ठीक वही मिक्स्ड ओरिजिन लॉ थी जिसे यश ने डेवोरिंग लॉ को फाउंडेशन और स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करके मिलाकर बनाया था। यश ने इसे एक नया नाम दिया, मिक्स्ड युवा पावर। मिक्स्ड युवा पावर उसकी हथेली में थी, और उसकी हथेली से एक अनोखी पावर का एहसास फैल गया, जो उसके पूरे शरीर में फैल गया। यह मिक्स्ड युवा पावर सच में अपने नाम पर खरी उतरती है, क्योंकि यह एम्परर ग्रेड हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद पैदा होने वाली पावर है। यह सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यश को मिक्स्ड युवा पावर की ताकत महसूस हुई, और उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए, जिससे एक सैटिस्फाइड स्माइल आई। 1 महीने से ज्यादा की मेहनत बेकार नहीं गई। नहीं, यह न सिर्फ बेकार नहीं गई, बल्कि यह इसके लायक भी थी। मिक्स्ड युवा पावर में मास्टर होने से पहले यश अपने मार्शल किंग 3rd स्टेज कल्टीवेशन से डेमन किंग जैसे मार्शल किंग पीक विशेषज्ञ को मार सकता था, और इविल आई किंग जैसे मार्शल किंग 7th स्टेज विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकता था। अब जब उसने मिक्स्ड युवा पावर में मास्टर कर लिया है, तो उसके पास पहले से ही इविल आई किंग जैसे मार्शल किंग 7th स्टेज विशेषज्ञ को मारने की क्वालिफिकेशन है, और वह मार्शल किंग 8वें स्टेज का भी मुकाबला कर सकता है। इस पॉइंट से कोई भी देख सकता है कि मिक्स्ड युवा पावर में मास्टर होने के बाद यश की ताकत कितनी बढ़ गई है। यह लगभग कई गुना बढ़ गया है।
इसके अलावा यह कल्टीवेशन की सिर्फ शुरुआती सफलता है। भविष्य में जैसे जैसे प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को और गहरे लेवल पर कल्टीवेट किया जाएगा, मिक्स्ड युवा पावर की पावर और भी मजबूत हो जाएगी और इसके नतीजे में यश की ताकत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरी अभी की प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को फर्स्ट स्टेज पीक रेल्म तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? यश ने मन ही मन खुद से कहा। प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को 10 रेल्म में बांटा गया है, जो मार्शल डाउ लॉ की 10% से 90% प्रोफिशिएंसी और ग्रेट परफेक्शन प्रोफिशिएंसी के हिसाब से हैं। प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के फर्स्ट स्टेज पीक रेल्म का मतलब है कि यश का मिक्स्ड ओरिजिन लॉ 10% पीक प्रोफिशिएंसी तक पहुंच गया है। जैसे जैसे मिक्स्ड ओरिजिन लॉ की प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट भी उसी हिसाब से रेल में आगे बढ़ेगा। मिक्स्ड युवा पावर को एक पल के लिए घूरते हुए यश की आंखें चमक उठीं। मिक्स्ड युवा पावर का वह गोला तुरंत 3 हिस्सों में बंट गया, जैसे किसी अदृश्य ब्लेड से फट गया हो। फिर अराजक की चमक फीकी पड़ गई, जो काली पावर के गोले, चांदी की पावर के गोले और 5 रंगों की चमक वाली बिजली के गोले में बदल गई। ये ठीक वही डिवोरिंग लॉ, स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ थे। हालांकि यश ने पहले ही डिवोरिंग लॉ, स्पेस लॉ और 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ को एक में मिला दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यश ने ये लॉ खो दिए थे। जब तक वह चाहता, वह किसी भी समय और जगह पर मिक्स्ड ओरिजिन लॉ को पूरी तरह से बांट सकता था और उसे वापस ओरिजिनल 3 महान मार्शल डाउ लॉ में बदल सकता था। बेशक वह किसी भी समय और जगह पर 3 महान मार्शल डाउ लॉ को मिक्स्ड ओरिजिन लॉ में फिर से मिला भी सकता था। एक ही सोच में यश ने बंटे हुए 5 एलिमेंट्स लाइटनिंग लॉ, डिवोरिंग लॉ और स्पेस लॉ को फिर से मिक्स्ड ओरिजिन लॉ में मिला दिया। हालांकि इस समय यश को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि मैंने सभी मार्शल डाउ लॉ को एक भट्टी में पिघलाकर मिक्स्ड ओरिजिन लॉ में बदल दिया है, लेकिन यह फ्यूजन परफेक्ट नहीं लग रहा है। फ्यूज हुए मार्शल डाउ लॉ के बीच अभी भी कुछ छोटी मोटी कमियां और गैप हैं, जो उन्हें स्मूथ परफेक्शन और मिक्स्ड ओरिजिन यूनिटी की स्थिति तक पहुंचने से रोक रहे हैं। हालांकि ये छोटी मोटी कमियां और गैप नॉर्मल समय में मामूली लगते हैं, लेकिन अगर वे लड़ाई के दौरान या भविष्य में मेरी कल्टीवेशन में सुधार के साथ होते हैं, तो उनका बड़ा असर होगा। मुझे इसे हल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यश ने गहरी भौहें चढ़ाकर कहा। वह कोई परफेक्शनिस्ट नहीं था। अगर इन छोटी मोटी कमियों और गैप से कोई असर नहीं पड़ता, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह जानना जरूरी है कि विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में कभी कभी एक छोटी सी गलती भी लड़ाई का नतीजा तय कर सकती है, इसलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह सोचकर यश के विचार थोड़े बदल गए और उसके दिमाग में प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट का कल्टीवेशन मेथड आ गया। उसने प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के कल्टीवेशन मेथड को ध्यान से खोजना शुरू किया और आखिरकार प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट के दूसरे हिस्से में उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। पता चला कि कोई भी मार्शल आर्ट लॉ कितना भी इनक्लूसिव क्यों न हो, वह दूसरे मार्शल डाउ लॉ के साथ गैप पैदा करेगा। यह बस डिग्री की बात है। इस गैप को खत्म करने के लिए मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट को रिफाइन करना होगा। सिर्फ मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट को रिफाइन करके ही गैप खत्म किए जा सकते हैं, जिससे मिक्स्ड ओरिजिन लॉ स्मूथ परफेक्शन और मिक्स्ड ओरिजिन यूनिटी की स्थिति हासिल कर सके। यह एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद यश के चेहरे पर अचानक एहसास हुआ। फिर उसने एक भौं उठाई, यह मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट क्या है? डोंग 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 बैंग। जैसे ही यश के चेहरे पर हैरानी का भाव आया, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा लात मारकर खुल गया। लतिका, मैंने कहा,
क्या तुम मेरे कमरे में नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकती? यश के विचार तुरंत रुक गए, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक चुप सा भाव आ गया। उसे यह जानने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं थी कि उसके कमरे में कौन आया है। पूरे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को देखकर सिर्फ लतिका, यह छोटी लड़की, इतनी बेशर्म लापरवाह होने की हिम्मत कर पाई और सीधे उसके कमरे में घुसने के लिए दरवाजा लात मारकर खोल दिया। ओह, मुझे माफ करना, मैं फिर से भूल गई। लतिका चौंक गई। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और शरारती और प्यारे अंदाज में मुस्कुराई। छोड़ो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहने में बहुत आलसी हूँ, तुम्हें वैसे भी याद नहीं रहेगा। यश ने लतिका की तरफ आंखें घुमाईं। वह चुप और बेबस महसूस कर रहा था। बताओ, तुम आज मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए हो? क्या मेरे पिता ने तुम्हें कोर शिष्य के तौर पर प्रमोट नहीं किया और तुम्हें डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में कल्टीवेट करने की क्वालिफिकेशन नहीं दी? मेरे पिता ने मुझे बताया कि तुम्हारी पहचान और रहने का इंतजाम हो गया है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन ले जाने के लिए कहा। लतिका ने कहा। डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन। यह सुनकर यश की आंखों में बेसब्री से इंतजार की झलक दिखी। वह बहुत समय से डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन के लिए तरस रहा था और आज वह आखिरकार जा सका। यह सोचकर यश ने उत्सुकता से कहा, तो चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ, लतिका ने सिर हिलाया और फिर यश को डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन की ओर ले गया। डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन, सच कहूँ तो कोई जगह नहीं बल्कि एक छोटी सी दुनिया है जो डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सबसे गहरे हिस्से में है। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का एक जरूरी एरिया होने के नाते वहां जाने वाले रास्ते पर अनगिनत चेक पॉइंट और विशेषज्ञ पहरा देते थे। हालांकि लतिका के गाइडेंस और यश की पहचान में सफर आसान और बिना रुकावट के था। कुछ मिनट बाद यश और लतिका डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वह पूरी तरह खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। तथाकथित डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन तो दूर की बात है। जैसे ही यश हैरान था, उसने लतिका के छोटे से चेहरे पर एक गंभीर भाव देखा। फिर वह वॉइड रियन की तरफ थोड़ा झुकी और बोली, शिष्य लतिका, आज सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पर मैं नए प्रमोटेड कोर शिष्य यश को डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में एंटर करने के लिए ला रही हूँ। मैं शॉयू एल्डर से परमिशन मांगती हूँ। जैसे ही उसके शब्द निकले, लतिका ने अपने पास यश को आंख मारी और फुसफुसाया, यश, अपना आइडेंटिटी टोकन निकालो। एन। यह सुनकर यश ने तुरंत अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला और लतिका ने भी वैसा ही किया। वूश। जैसे ही दोनों ने अपने आइडेंटिटी टोकन निकाले, अचानक एक बदलाव हुआ। खाली वॉइड रियम एक झील की तरह लहराया जिसमें एक बड़ा पत्थर फेंका गया हो, जिससे लहरों के सर्कल बन गए जो आखिर में एक स्पेशल वर्टेक्स में बदल गए। स्पेशल वोर्टेक्स का सेंटर अजीब रोशनी से भरा हुआ था। हल्की हल्की कई आकृतियां और इमारतों की आउटलाइन दिखाई दे रही थीं, जिससे एक अजीब और अद्भुत एहसास हो रहा था। इस समय स्पेशल वोर्टेक्स से एक रहस्यमयी शक्ति निकली जो यश और लतिका की पहचान के निशानों पर डिवाइन सेंस की तरह छा गई। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ कन्फर्म किया हो, फिर वापस चली गई। इस समय स्पेशल वोर्टेक्स से एक उलटफेर वाली धीमी और भारी आवाज आई, इजाजत मिल गई। ठीक है यश, अब हम डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में जा सकते हैं, लतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बिना किसी और देरी के दोनों स्पेशल वोर्टेक्स में चले गए। एक पल में एक अजीब शक्ति ने यश और लतिका को घेर लिया। तुरंत दोनों को चक्कर आने वाला, अस्तव्यस्त और उल्टा पुल्टा एहसास हुआ। खुशकिस्मती से यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा, सिर्फ लगभग 1 मिनट तक। जब चक्कर आने वाला, अस्तव्यस्त और उल्टा पुल्टा एहसास गायब हो गया तो यश ने अपनी आंखें खोली।
तुरंत उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ी जैसे उत्तेजित हो गई हों, और फिर उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव आया। इस समय यश जिस जगह पर था वह एक बहुत बड़ा असीम शून्य क्षेत्र था, जो शक्तिशाली स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई से भरा था। और इस विशाल शून्य क्षेत्र के अंदर अनगिनत इमारतें हवा में तैर रही थीं। एक पल में यश को ऐसा लगा जैसे वह पुरानी कहानियों के स्वर्गीय दरबार में आ गया हो। हालांकि यश को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं थी, बल्कि इस विशाल शून्य क्षेत्र के बीच में बना एक ऊंचा पगोड़ा था। पगोड़ा पूरी तरह से काला था, जिसकी सतह पर अनगिनत पैटर्न और रून्स घूम रहे थे और आपस में गुंथे हुए थे, जिससे समृद्ध, प्राचीन, गहरी और रहस्यमयी आभा की लहरें निकल रही थीं। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस काले पगोड़ा का रूप नहीं था, बल्कि इसका विशाल आकार था। यह काला पगोड़ा किसी भी पहाड़ की चोटी से बड़ा और ज्यादा शानदार था। यह वहां एक ऊंची दिव्य चोटी की तरह खड़ा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह सीधे 9 स्वर्गों में पहुंच गया है। वह चीज क्या है? यश ने हैरानी और उत्सुकता से पूछा। यह दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार है, डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन के अंदर नंबर 1 दिव्य चीज। इसके अंदर 109 लेयर हैं। पहली 9 लेयर छोटी दुनिया जैसी हैं, जहां हमारे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट सीनियर्स द्वारा छोड़े गए कई खजाने रखे गए हैं। 9वीं लेयर के ऊपर एक ट्रायल चैलेंज है। अगर किसी में दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार के 100 लेयर वाले ट्रायल चैलेंज को पास करने की क्षमता है, तो उन्हें बहुत फायदे होंगे। दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार साल में एक बार खुलता है। उस समय सभी कोर शिष्य खजाने की खोज के लिए उसमें जा सकते हैं और दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार के अंदर के खतरों का इस्तेमाल खुद को शांत करने के लिए कर सकते हैं। यश, तुम बहुत लकी हो। 1 महीने में दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार का सालाना खुलने का समय होगा। लतिका ने सब्र से यश को समझाया, और बोलते समय उसके चेहरे पर गर्व का भाव था, जैसे उसे इस बात पर बहुत गर्व हो कि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के पास दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार जैसी चीज है। लतिका, तुम छोटी लड़की बहुत कुछ जानती हो। यश ने हैरानी से लतिका को देखा। यह छोटी लड़की उसकी तरह आमतौर पर अपना ज्यादातर समय डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के बाहरी इलाकों में बिताती थी और शायद इस डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में बहुत कम आती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे इतना ज्यादा जानती होगी। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया के तौर पर मेरा टाइटल बेकार है? लतिका ने कहा। यह सुनकर उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली, एक छोटे मोर की तरह, और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाकर एक घमंडी नजर डाली। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया। यह सुनकर यश का दिल धड़का और उसने तुरंत पूछा, लतिका, क्या तुम जानती हो कि मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट क्या होता है? मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट? बिल्कुल, मुझे पता है। लतिका ने आसानी से कहा। यह एक दुर्लभ हेवन एंड अर्थ ट्रेजर है, जिसका असर अलग अलग एलिमेंटल फोर्स या मार्शल डाउ लॉ में तालमेल बिठाने का है। यह प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट को कल्टिवेट करने के लिए एक जरूरी चीज है। ओह, ठीक है। मुझे याद है कि तुमने जो एम्परर लेवल कल्टिवेशन टेक्निक चुनी थी, वह प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट है। यह मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट बिल्कुल वही ट्रेजर है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें पता है, यह बहुत बढ़िया है। यह सुनकर यश के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए, क्योंकि वह जानता था कि मिक्स्ड ओरिजिन लॉ को स्मूथ परफेक्शन और मिक्स्ड ओरिजिन यूनिटी की स्थिति तक पहुंचाने के लिए उसे मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट का इस्तेमाल करना होगा। यश परेशान था क्योंकि उसे यह भी नहीं पता था कि मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट क्या होता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ मिलेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लतिका, यह छोटी लड़की, असल में जानती होगी।
उसने अंदाजा लगाया कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट कहाँ मिलेगा। तुरंत यश ने उत्सुकता से पूछा, लतिका, क्या तुम्हें पता है कि मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट कहाँ मिलेगा? मुझे याद है कि दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार की 9वीं लेयर की छोटी दुनिया में आदिम हेवनली पैलेस नाम की एक जगह है। आप जो प्राइमल अराजक सेलेस्टियल आर्ट सीखते हैं, वह हमारे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के एक सेक्ट मास्टर ने आदिम हेवनली पैलेस से ली थी। बेशक आदिम हेवनली पैलेस असल में दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार की छोटी दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं थी। उस सेक्ट मास्टर ने इसे खोजने के बाद इसे दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार की छोटी दुनिया में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल किया। लतिका ने जवाब दिया, दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार की 9वीं लेयर की छोटी दुनिया, आदिम हेवनली पैलेस। यह सुनकर यश की आंखें, जो तेज रोशनी से चमक रही थीं, दूर शानदार दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार की ओर देखने लगीं। उसके हाथ आस्तीन में थोड़े भींचे हुए थे। दिव्य आकाश स्वर्ग मीनार खुलने में अभी 1 महीना बाकी था। उस समय वह जरूर उसमें घुसेगा और मिक्स्ड ओरिजिन हार्ट पाने के लिए 9वीं लेयर स्मॉल वर्ल्ड पर आदिम हेवनली पैलेस पहुंचेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता था। यह एक जरूरी बात थी कि क्या वह मिक्स्ड ओरिजिन लॉ को स्मूथ परफेक्शन और मिक्स्ड ओरिजिन यूनिटी के दायरे में कल्टीवेट कर पाएगा। लतिका। तभी दूर से एक आवाज आई। यश और लतिका ने यह सुनकर मुड़कर देखा और देखा कि युवाओं का एक ग्रुप बहुत शक्तिशाली ऑरा छोड़ते हुए उनकी ओर उड़ रहा है। जैसा कि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के कोर शिष्यों से उम्मीद थी, वे सभी सच में बहुत ताकतवर हैं। यश की आंखों में तारीफ का भाव आ गया जब उसने उन नौजवानों के ग्रुप को उड़ते हुए देखा। इन नौजवानों की साधना बहुत मजबूत थी। कम से कम वे सभी मार्शल किंग 5th रैंक पर थे, खासकर सबसे मजबूत ऑरा वाला नीले कपड़ों में जवान युवक जो मार्शल किंग 7th स्टेज के पीक पर मास्टर था। इसके अलावा जो लोग डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के कोर शिष्यों बन सकते थे, वे सभी जीनियस और एलीट थे। आम मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से उसी लेवल पर डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के कोर शिष्यों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आदिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखकर लतिका का सुंदर चेहरा थोड़ा उतर गया और उसकी खूबसूरत आंखें आगे चल रहे नीले कपड़े पहने जवान आदमी को घूरने लगीं। उसकी आवाज थोड़ी नाराज लग रही थी, जैसे वह इस आदमी को देखना नहीं चाहती थी। लतिका, मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हूँ। दूसरे लोग लतिका से डरते थे, लेकिन आदिल नहीं। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, फिर अपनी थोड़ी ठंडी नजर यश की ओर घुमाई और कहा, क्या तुम यश हो, वो जीनियस जिसने हाल ही में मेरे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में इतनी हलचल मचाई हुई है, जिसके बारे में अफवाह है कि उसमें पुराने जमाने के सुप्रीम ब्लेड एम्परर के बराबर का टैलेंट है? आदिल नाम का यह आदमी मुझसे दुश्मनी रखता है। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है ना? यश एक मार्शल आर्टिस्ट था जो जिंदगी और मौत की लड़ाई से निकला था, इसलिए उसे दूसरों के रवैये का बहुत अच्छे से अंदाजा था। उसने तुरंत महसूस किया कि आदिल का लहजा शांत था, लेकिन बहुत बुरा था। वह थोड़ा सा गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका। शक करते हुए यश ने अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ा और मुस्कुराया। ये तारीफें सिर्फ मेरे सीनियर भाइयों और सीनियर बहनों की बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं, जिन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं सच में यश हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सीनियर भाई आदिल क्या बताना चाहते हैं? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है, आदिल ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी काबिलियत सच में सुप्रीम ब्लेड एम्परर का मुकाबला कर सकती है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, अब से ईशानी से दूर रहना।
हालांकि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्यों के ग्रुप ने यश और ईशानी के करीबी रिश्ते का पता चलने के बाद एक दूसरे को बार बार चेतावनी दी थी कि अफवाहें न फैलाएं, लेकिन कुछ लापरवाह लोगों ने इन अफवाहों को डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में फैला दिया। जब आदिल ने ये अफवाहें सुनी तो वह तुरंत खुद को रोक नहीं सका और यश को परेशान करना चाहता था। हालांकि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का एक नियम था, डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन के कोर शिष्यों को आसानी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन के बाहर से डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्यों को धमकाना या बेइज्जत करना तो दूर की बात है, वरना उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। इस तरह आदिल बस सह सका। खुशकिस्मती से आदिल को ज्यादा दिनों तक सहना नहीं पड़ा, इससे पहले कि उसे पता चला कि यश पहले ही कोर शिष्य के तौर पर क्वालिफाई कर चुका है और जल्द ही डिवाइन फर्मामेंट ट्रू डोमेन में एंटर करेगा। इसलिए जैसे ही यश आया, वह तुरंत उसे चेतावनी देने के लिए दौड़ा। बेशक आदिल ने यश को ईशानी से दूर रहने की चेतावनी इसलिए नहीं दी थी कि वह ईशानी को पसंद करता था, बल्कि इसलिए कि वह ईशानी को अपनी होने वाली भाभी मानता था। एक बच्चा जो अचानक पता नहीं कहां से आ गया, अपनी होने वाली भाभी के इतने करीब चल रहा था और उनका रिश्ता काफी करीबी लग रहा था। आदिल को लगा कि उसके लिए अपने बड़े भाई के लिए बेकार लोगों को हटाना जरूरी है जो अभी अकेले में था। आदिल, ज्यादा दूर मत जाओ। यह सुनकर लतिका का सुंदर चेहरा तुरंत उतर गया और वह गुस्से में चिल्लाई, जैसे कोई गुस्से में छोटी चीते की तरह। आदिल ने लतिका के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर ब्लेड की तरह तेज यश के शरीर पर कसकर टिकी हुई थी। उसके शरीर से एक हल्की लेकिन शक्तिशाली ऑरा निकली जो यश की ओर बढ़ रही थी। अगर यश सिर्फ एक आम मार्शल किंग रेन थर्ड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट होता तो वह निश्चित रूप से आदिल, जो एक मार्शल किंग रेन सेवेंथ स्टेज पीक विशेषज्ञ है, का दबाव नहीं झेल पाता और उसे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती। लेकिन दुर्भाग्य से यश कोई आम मार्शल किंग रेन थर्ड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। जब उसने साइलेंट डेमन फॉरेस्ट में मार्शल किंग पीक डेमन किंग और मार्शल किंग सेवेंथ स्टेज अर्ली स्टेज इविल आई किंग का सामना किया तो उसने पलक तक नहीं झपकाई। एक आदिल के लिए उसे ऑरा से दबाने की कोशिश करना बस मजाकिया था। सच में आदिल की साधना शक्ति बुरी नजर वाले राजा और दानव राजा की तुलना में बहुत ज्यादा थी, लेकिन कभी कभी ऑरा जरूरी नहीं कि शक्ति से तय हो, यह व्यक्ति के अनुभवों पर भी निर्भर करता है। इविल आई किंग और डेमन किंग दोनों ही साइलेंट डेमन फॉरेस्ट में बदनाम विलेन थे और यह कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि वे बिना पलक झपकाए मार देते थे। जो विशेषज्ञ ऐसे अंधेरे और खतरनाक माहौल में पले बढ़े थे, उनका ऑरा निश्चित रूप से आदिल से कमजोर नहीं था, जो एक मार्शल किंग सेवेंथ स्टेज पीक मास्टर थे। ओह, तुम चाहते हो कि मैं सीनियर सिस्टर ईशानी से दूर रहूं? आदिल का घमंडी, लगभग कमांडिंग और जबरदस्त टोन सुनकर यश तुरंत हंस पड़ा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन एक डरावनी चमक जिससे डर की एक झलक मिली उसकी आंखों में चढ़ गई। यश किसके करीब जाता है और किससे दूरी बनाए रखता है, यह यश का अपना मामला लगता है। सीनियर ब्रदर आदिल, मुझे डर है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? कंट्रोल नहीं कर सकते? ईशानी से जुड़ी कोई भी चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूं, आदिल ने मजाक उड़ाया। उसकी आवाज बहुत ही रौबदार थी। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि सीनियर भाई आदिल इस मामले को अपनी ताकत से जबरदस्ती मैनेज करना चाहते हैं। अगर सीनियर भाई आदिल ऐसा सोचते हैं तो मुझे दुख के साथ आपको बताना होगा कि आपकी मार्शल किंग सेवेंथ स्टेज पीक कल्टीवेशन के साथ आप अभी इसे मैनेज करने के लायक नहीं हैं। यश की आवाज भी ठंडी हो गई। हे भगवान, यश नाम का यह लड़का बहुत घमंडी है ना?
उसकी हिम्मत कैसे हुई सीनियर भाई आदिल से ऐसे बात करने की? वह तो सिर्फ मार्शल किंग थर्ड स्टेज कल्टीवेशन पर है, लेकिन सीनियर भाई आदिल तो मार्शल किंग सेवेंथ स्टेज पीक पर हैं। उसने शायद बहुत ज्यादा समय बाहर बिताया है और उसे लगता है कि डिवाइन फिर्मामेंट ट्रू डोमेन बाहर जैसा ही है। हाँ, सही है। मार्शल किंग थर्ड स्टेज कल्टीवेशन बाहर से ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन डिवाइन फिर्मामेंट ट्रू डोमेन में यह बस नीचे है। यश की बातें सुनकर आदिल के पीछे खड़े कोर शिष्यों ने तुरंत हैरानी से देखा और यश की तरफ उनकी नजरों में मजाक का भाव था, जैसे उन्हें लगा हो कि यश को अपनी कमियों का पता ही नहीं है। मैं काबिल नहीं हूँ। हाँ हाँ, बस एक मामूली मार्शल किंग थर्ड स्टेज का आदमी मुझ जैसे मार्शल किंग सेवेंथ स्टेज पीक से ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम्हें यह थोड़ा मजाक की बात नहीं लगती? आदिल को यश की बातों से गुस्सा नहीं आया, जैसे एक ड्रैगन को चींटी की बातों से गुस्सा नहीं आता। उसकी नजर में यश एक चींटी था और वह खुद एक ऊंचा और ताकतवर ड्रैगन था, इसलिए उसने बस नफरत से मुंह बनाया। मुझे यह मजाक की बात नहीं लगती। यश ने अपना सिर हिलाया, फिर शांत और कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा, सीनियर ब्रदर आदिल, मेरा यकीन करो, भले ही मैं अभी सिर्फ मार्शल किंग थर्ड स्टेज पर हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुमसे निपट सकता हूँ, एक मार्शल किंग सेवेंथ स्टेज पीक। वह सच में घमंडी है। आदिल का चेहरा उतर गया। हालांकि उसे यश के उकसाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ एक बार ही था। लेकिन यश ने बार बार उसे उकसाया, उसकी नजरों में नहीं आया, जिससे उसकी इज्जत पहले ही टूट चुकी थी। एक मजबूत इंसान की इज्जत नहीं टूटनी चाहिए। आदिल ने यश को ठंडेपन से देखा, हर शब्द बोलते हुए, यश, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, अब से ईशानी से दूर रहना। अगर मैं ना कह दूं तो? यश का चेहरा बेपरवाह था। फिर मेरे पास यह देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा कि तुम एक मामूली मार्शल किंग थर्ड स्टेज किस भरोसे पर हो कि मुझ जैसे मार्शल किंग सेवेंथ स्टेज को अपनी नजरों में नहीं रख सकते। आदिल ने ठंडे अंदाज में कहा, चिंता मत करो, हम सब साथी शिष्य हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक सबक और कुछ शारीरिक दर्द तो होना ही है, ताकि तुम जैसे पागल आदमी को पता चले कि एक सीनियर भाई का सम्मान करने का क्या मतलब है।